So now this is your lecture 10, same chapter, intro and journal. एंड डाउट बेटा इन एनी टॉपिक? प्रीवियसली हमने संडे को टेस्ट लिया था, आपका परफॉर्मेंस टेस्ट 1 था एंड दैट वाज डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। वहां तक कोई डाउट है किसी के? टेस्ट में से स्टिल कोई डाउट हो या किसी वो टॉपिक में से? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आगे बेटा। तो कुछ नए टॉपिक्स करते हैं और आज हम बुक भी स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए बुक है एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग फ्रॉम कल्याणी पब्लिशर्स, दैट विल स्टार्ट। ये तो ओल्ड एडिशन है मेरे पास अभी, बट जनरल चैप्टर सेम रहता है, एडिशन कोई भी हो चेंजेस नहीं आती उसमें। तो आज का टॉपिक बेटा लिखिए, राइट डाउन एवरीवन। द टुडेस टॉपिक इज ओपनिंग एंट्री। ओके रुद्र, आप हो क्लास में अभी? आपका मैसेज मिला मुझे अभी। रुद्र कैन यू स्पीक? रुद्रा का डाउट है बेटा यहाँ पर एक कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन चेक डिपॉजिटेड ऑन नेक्स्ट डे। जब हम चेक नेक्स्ट डे डिपॉजिट करते हैं तो चेक हमें रिसीव होता है सपोज प्रेजेंट में और हम डिपॉजिट करते हैं फ्यूचर में। ओके, नो नो इशू इफ माइक इज नॉट वर्किंग। तो जिस दिन चेक हमें रिसीव होता है उस दिन हम पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि द चेक विच वॉज रिसीव्ड ऑन दैट डे डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे और इट विल बी डिपॉजिटेड लेटर ऑन। ये डिसीजन आपको लेना होता है। इन सम केसेस इट इज मेंशन कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर गुड सोल्ड टू हिम या गुड सोल्ड बाय चेक बट चेक वाज डिपॉजिटेड ऑन नेक्स्ट डे या चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, ऐसा मेंशन होता है। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन है। अगर मेंशन नहीं है कि वो चेक का क्या किया तो आपको आगे जाके देखना होता है, आगे रेस्ट जो क्वेश्चन रह गया नेक्स्ट पॉइंट्स उसमें चेक करना होता है, ढूंढना होता है कि क्या नेक्स्ट डेट्स के अंदर वो चेक डिपॉजिट हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता आगे वो चेक के बारे में, तो अजम्पशन लो कि चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। उस केस में तो आपको आता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो आपको देखना है कि वहां पे गुड सेल हो रही है तो टू सेल्स, या अगर किसी डेटर से पेमेंट आ रही है चेक से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, उस डेटर का नेम आ जाएगा राम का, बिकॉज गुड्स हम उसको पहले सेल कर चुके हैं, आज वो जस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट तो कुछ भी हो सकता है, बट इफ चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इनटू बैंक तो फिर वो चेक का नेम हम बैंक नहीं रख सकते, बिकॉज बैंक को डेबिट करने का मीनिंग समझते हो कि आपने वो पैसे बैंक से लेने हैं। बैंक को डेबिट करने का मीनिंग है कि वो पैसे आपने बैंक से लेने हैं, तो बैंक में तो वो चेक गया नहीं अभी, तो हाउ कैन यू डेबिट टू बैंक जब चेक बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक को कैसे कैसे पता होगा कि आपके पास चेक आया है। तो उस केस में एक्सपर्ट्स का एडवाइस है कि हम उस चेक को एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें। तो उसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन होता है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। जैसा वहां पर डिसीजन है वैसे उसका नेम है कि चेक अभी भी हमारे हैंड में है, हमारे पास है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू उस टाइम जो सिचुएशन है। अगर आप गुड सेल कर रहे हो प्रेजेंट में टू सेल्स अकाउंट, फिर किसी का नेम नहीं आता। अगर ऐसे लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम तो टू राम, फिर इट मीन्स हम सेल पहले कर चुके हैं। तो मेन पॉइंट आपका डाउट ये है कि चेक्स इन हैंड डेबिट होगा, वन थिंग। सेकेंडली जब वो चेक बैंक में जाएगा,
से आज डेट है मई 24, लेकिन जब चेक बैंक में गया तो डेट थी मई 25 या एनी अदर डेट, कोई भी डेट हो सकती है बेटा फ्यूचर की, मई 27, 28, कोई भी डेट को ये लिखा हो सकता है कि अबव चेक, क्या लिखा होता है उस टाइम वहां पे, अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हम वहां पर एंट्री पास करेंगे, उस दिन एंट्री पास होगी वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। तो अब यहाँ पे आप कैसे समझोगे, ध्यान से देखो, चेक्स इन हैंड क्या है बेटा, इसकी नेचर क्या है। चेक्स इन हैंड हमारे बिजनेस के लिए क्या है बताओ, यस एनीवन? सर डेबिट। एसेट। एसेट, वेरी गुड। डेबिट तो है बेटा, वो किस फॉर्म में डेबिट है जो चेक है? सर एसेट। एसेट, यस, तभी तो डेबिट है। तो चेक इन हैंड जो आपके पास है वो आपके बिजनेस के लिए एक एसेट का काम करती है, वो एसेट है। अब वो एसेट बैंक में चली गई तो दैट एसेट इज कैंसल्ड ऑब्वियसली। अब वो एसेट अगर बैंक में चली गई बेटा तो ऑटोमेटिकली वो एसेट कैंसिल होगी। तो चेक्स इन हैंड जो डेबिट हुआ था, गुनी डाउट चल रहे हैं, तो वो कैंसिल हो गया चेक्स इन हैंड। तो अब आपकी एक्चुअल एसेट का नेम क्या बन गया, क्या बन बैंक गया? अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप क्या क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, हर बार आपको दो बातें समझ आएंगी, रिकॉर्डिंग एंड कैंसलेशन। हाँ, कैंसिलेशन। हम या तो कैंसिल कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन कहां हो रही है, कैंसिलेशन कहां हो रही है बेटा, चेक्स इन हैंड की यहां पे हो रही है। और रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही है, बैंक को डेबिट करके रिकॉर्ड हो रहा है। और सेल हमने क्या की है, रिकॉर्ड की है क्रेडिट करके, और क्रेडिट करके वो क्या बन गई, इनकम। तो हर बार आप कुछ ना कुछ यहां पर जब भी एक एंट्री पास कर रहे हो बेटा तो उसमें दो ही चीजें हो रही है, या तो कोई भी दो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हम दो चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड केस कि हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक कैंसिल कर रहे हैं, सिंपल। और एक एंट्री ऐसे भी बनती है जिसमें हम दोनों चीजें कैंसिल कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, वो आगे स्पेशल एंट्रीज आएंगी। अब रुद्रा को डाउट है आपका? चलिए आगे, ठीक है बेटा, गुड। तो नाउ ओपनिंग एंट्री पे चलते हैं वापस। लिखिए व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, पहले इसको डिफाइन करते हैं। द एंट्री विच इज पास्ड या विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the beginning of the year, which is recorded in the books of accounts at the beginning of the year। वो एंट्री जिसको हम ईयर के बिगिनिंग में स्टार्ट रिकॉर्ड करते हैं। ईयर की बिगिनिंग डेट क्या होती है, जहां से ईयर स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। यस, सर 1 अप्रैल अप्रैल 1। 2020। यस, से you have to record that entry on 1 April 2020। ये कौन सी चीजों को शो करेगी ये एंट्री? आपके पास ईयर के एंड पे क्या बचता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हमारा ईयर का एंड आएगा वी विल मेक फाइनल काउंट्स, और वहां पर हम दो चीजें बनाएंगे, क्या क्या थी बेटा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो दिया, इट्स वन एंड सेम थिंग। वो ट्रेडिंग फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट पार्ट इज ट्रेडिंग एंड सेकंड पार्ट इज पीएल। ओवरऑल हम उसको पीएल बोल देते हैं। फुल नेम इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो एक हो गया। वहां से हमारे बिजनेस में रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। तो वी विल मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वी विल रीच अप टू नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किसमें प्लस होगा,
सर बैलेंस शीट। कैपिटल। यस, कैपिटल। कैपिटल। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और हमारे पास अल्टीमेटली तीन चीजें बचेंगी बैलेंस शीट में। वन, बिजनेस की टोटल एसेट्स जो बिजनेस के पास अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, एंड दो चीजें और, बिजनेस की जितनी भी Liabilities, लाइबिलिटीज एंड capital, कैपिटल, जो नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आती है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। क्लोजिंग ईयर के एंड पे जो कैपिटल आती है। तो हमारी ये जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं या कैपिटल है, तीनों ही क्लोजिंग है, बिकॉज हम ये ईयर के एंड पे बात कर रहे हैं। 31 मार्च ईयर का एंड है बेटा, 31 मार्च 2020, दैट इज द एंड ऑफ ईयर। और उसी दिन से फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट द न्यू ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल। तो इन दो डेट्स में जस्ट 1 सेकेंड का डिफरेंस होता है, 1 सेकेंड का, है ना। मिडनाइट के बाद जैसे नेक्स्ट सेकेंड जाते हैं हम तो नया डे स्टार्ट हो जाता है ना, न्यू डे। तो ये मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं आपको, ओपनिंग एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे बिजनेस के पास लास्ट ईयर के एंड पे, प्रीवियस ईयर के एंड पे जो भी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस बच गया था, हम उसे नए साल में ट्रांसफर कर रहे हैं। बिकॉज बैलेंस शीट को हम बोलते हैं टाइम मशीन। बैलेंस शीट इज कॉल्ड टाइम मशीन, जिसमें हम ट्रेवल करके नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। तो तीन चीजें ट्रेवल करती हैं, गॉट इट एवरीवन? 3 elements travel in next year, that is assets, liabilities and capital. तो assets का नेचर क्या है बेटा? assets का नेचर debit, गुड, डेबिट। liabilities credit, क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट। credit, क्रेडिट। तो आज आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ओपनिंग एंट्री को सीख रहे हो कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। अब ये आपके लिए एक रूटीन बेसिक बन जाएगा +2 में या किसी भी क्लास में जाके, वेन एवर इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, तो आपका आंसर होगा द एंट्री विच इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल, एट द बिगिनिंग डेट ऑन द वेरी 1 अप्रैल। और इसका पर्पज क्या होगा? इट विल कैरी all assets, liabilities and capital from previous year to next year. ओपनिंग एंट्री जो आज का फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारी क्लास का, वो ये बताता है कि आप प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल हैं उन्हें नए साल में लेके आ रहे हो। वहां से आपके नए साल की स्टार्टिंग होती है। मींस हमारा जो नया साल है वो किसके साथ स्टार्ट होगा? मेरी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के साथ। whatever I had in previous year, that is the same in this beginning of current year, वो सारा सेम रहेगा। हाँ, करंट ईयर में क्या होगा? करंट ईयर में हमारी बिजनेस की और ट्रांजैक्शंस होंगी, उससे हमारे बिजनेस की एसेट्स भी इंक्रीज होंगी, लायबिलिटीज भी चेंज होंगी, कैपिटल भी चेंज होगी। तो वो इस ईयर की ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा इस साल या लॉस होगा। बट द पोजीशन विच इज शोन बाय द प्रीवियस ईयर, दैट इज ट्रांसफर टू करंट ईयर। तो इस ओपनिंग एंट्री को पास कैसे करते हैं? ये स्पेशल एंट्री बेटा जर्नल के अंदर इसके 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। जैसे अभी परफॉर्मेंस टेस्ट 2 होगा तो उसमें ओपनिंग एंट्री भी आएगी। ओके, तो कमिंग संडे को बेटा परफॉर्मेंस टेस्ट 2 होगा आपका, बिकॉज अब हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस। तो परफॉर्मेंस टेस्ट 2 टेस्ट 1 से टफ होगा, एंड इट विल ऑल्सो कंटेन द न्यू टॉपिक्स जो अभी हम कवर करेंगे। तो राइट डाउन द एंट्री से हम ये अज्यूम करते हैं बेटा 1 अप्रैल 2020 को मेरे बिजनेस में क्या क्या है। आई हैव फर्स्ट अप्रैल को मेरे पास है क्या क्या होता है? बताओ, आप बताओ। चलो, हमारे बिजनेस के पास क्या क्या होता है बेटा?
बताओ बेटा, हमारे बिजनेस के पास क्या क्या होता है जब हम कोई भी बिजनेस नए साल में फिर से आगे कैरी Assets. करते हैं? Assets. हाँ, एसेट्स में पूछ रहा हूँ, एसेट्स में क्या क्या होती है हमारे पास? कैश, गुड, Opening stock. वेरी गुड। कैश, एक ही करके लिखते हैं बेटा। कैश अकाउंट डेबिट, हम ऐसे करते हैं जैसे हम इस एंट्री को खुद बना रहे हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज जब क्वेश्चन आएगा उसमें ये सब मेंशन होगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिखा होगा बट आप उसको कैश अकाउंट लिखोगे। कैश अकाउंट डेबिट मीन मेरे पास कितना कैश इन हैंड है, से 5000। मेरे पास बैंक अकाउंट भी होगा पक्का, तो बैंक का बैलेंस भी होगा। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं मैं उन सबको अभी डेबिट करने वाला हूं। मेरे बैंक में 10,000 पड़ा था और दिया ने बोला ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, या उसको हम स्टॉक लिख देते हैं। जो ओपनिंग डेट पे है वो ओपनिंग ही है सब कुछ, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, तो ओपनिंग वर्ड लिखने की नीड नहीं है। वी विल राइट हियर स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने स्टॉक है, से 8,000 का। और हमारे बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हो सकती हैं बेटा? बस इतना ही होगा, कैश, बैंक और स्टॉक, और कुछ नहीं। Furniture. वेरी गुड, फर्नीचर होगा। और Building. परचेसिस, वेजेस, सैलरी, फर्नीचर होगा हमारे पास, से 20,000 का फर्नीचर। आपके पास मशीनरी हो सकती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग्स, कार्स, क्या होगा बेटा? बिल्डिंग कार्स, हाँ, बिल्डिंग हो सकता है, आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल वो बिल्डिंग तब आएगी जब आपकी अपनी बिल्डिंग है। अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पे है तो वो आपकी अपनी एसेट नहीं है, ठीक है, वो तो रेंट पे है। तो जैसे मेरे पास अगर एक रेंट पे शोरूम है तो उस शोरूम को छोड़कर, उस बिल्डिंग को छोड़कर उसके अंदर जो है एसी, फर्नीचर, है ना, वो सब मेरा है, कंप्यूटर्स, ठीक है। लेकिन बस बहुत इतना, ये हमारी एसेट्स हैं। और भी हो सकती हैं, जैसे हमारे बिजनेस की एक और लिख लेते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है बेटा, वो है डेटर्स। हमारे बिजनेस के डेटर्स भी हमारी एसेट है। जैसे आपने राम से 10,000 लेने हैं तो राम आपके बिजनेस का क्या है, डेटर। ऐसे आपने मोहन से भी लेने हैं, ऐसे आपने अमित से लेने हैं, आपने ऋषभ से लेने हैं, जिस जिससे पैसा लेना है वो सब लोग आपके डेटर्स हैं। सिंपल, डेटर मींस डेबिट, और डेबिट बोले तो एसेट। मैंने आप सबसे फीस लेनी है तो आप सब मेरे क्या बन गए, कंज्यूमर, डेटर, है ना। तो जिस डेटर को हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं वो पर्सन का नाम डेटर होता है। तो से मेरे पास 25,000 के डेटर्स भी हैं, सबका नाम ऐड करके बोल रहा हूं मैं। अगर सबके नेम्स अलग अलग दिए हों तो फिर आप लिखोगे एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, सबके नेम्स लिख दोगे, गॉट इट, अगर नेम्स गिवन हो। इन सबको हम बोलते हैं एसेट्स। इन सबका नेचर डेबिट है बेटा, दीज ऑल आर माई एसेट्स, और इन सबका नेचर है डेबिट। कितना हो गया टोटल, टोटल करो। 1,14,000. 1,14,000। So 13. 13। दिया कैसे करते हो आप टोटल? चेक करता हूं मैं आपका टोटल। कैसे आता है आपको टोटल करना, बताओ दिया। So इन सारी values को add कर दिया. किसको ऐड कर दिया? इन सारी values को एक एक करके add कर दिया. हाँ, वो कैसे किया, वो दैट आई वांट टू चेक। हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसे एक क्वेश्चन पूछूं आपको। 25 plus 30, 55, फिर plus 15, कितना हो गया? 70, plus 20, 90, plus 10, 1 lakh, plus 8 plus 15, 13,000. So 1,13,000. यस, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। ऐसे ही करना है बेटा। आप में से कोई स्टूडेंट भी 0,0,0,0,0,0,0,0 होती है ऐसे नहीं करेगा। इट्स वेरी फनी वे। 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, फिर 5, 5, 13 प्लस 5, 18 प्लस 5, 23, 2 कैरी। ये स्पीड के साथ आप कॉमर्स में नहीं रह सकते, ओके। तो आप आगे नहीं चल पाओगे बेटा। अकाउंट्स में आपको अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना होगा, और बहुत ईजी है। और आई थिंक हमने ऐसे सीखा था, हम अभी तक जब 10th क्लास तक पहुंचते हैं तो हमें आता है ये। जैसे दिया ने किया तो
दिया भी 10th क्लास ही क्लियर करके आए हैं यहाँ पर, तो शी कैन डू, यू ऑल कैन डू, कोई इसमें डिफरेंस तो है नहीं। यू कैन ऑल्सो एड 30+20। हाँ, जहां प्रॉब्लम आए, जैसे उन्होंने बोला 30+25 55, बट अगर आप उससे स्लो हो तो आप ऐसे कर लो 30+20 50, 50+5 55, +5 60, +10 70, +20 90। मीन्स डिवाइड एंड रूल, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। टोटल जब भी करोगे आप डायरेक्टली करोगे, लैक्स को ऐड कर लोगे, थाउजेंड्स को ऐड कर लोगे, बट नोबडी विल गो ऑन द बैक साइड ऑफ द नोटबुक्स। कई स्टूडेंट्स का हैबिट होता है वो नोटबुक की बैक साइड जाते हैं, वहां फिर अमाउंट्स लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। ओके, कुछ बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड है, बट आपके सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको ये खुद करना है। 1,13,000 आ गया। इट मीन मेरे बिजनेस की टोटल एसेट्स 1,13,000 है। इसके अगेंस्ट दो चीजें होंगी, यस बेटा बताओ, एसेट्स के अगेंस्ट दो चीजें कौन सी होती हैं? liabilities and Liabilities and capital. वेरी गुड, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल में क्या क्या होगा? टू लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का कोई है एग्जांपल आपके पास माइंड में? bank loan, So वेरी गुड, creditors, बैंक लोन हो गया, और outstandings, creditors, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग्स। जैसे आपके पास कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है आपका, जैसे 31 मार्च को, क्योंकि बिकॉज ये हमारा ईयर का बिगिनिंग है, तो हमारे पास कौन सी चीजें आउटस्टैंडिंग होंगी? ऑब्वियसली बेटा, अगर हम अप्रैल 1 को बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल को तो अभी ईयर स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, जस्ट अभी तो फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे भी एक बिल्कुल वो टाइम जब हम 31 मार्च से 1 अप्रैल में एंटर करते हैं, जब एक न्यू सेशन स्टार्ट होता है, वो भी नाइट को 0001 सेकंड पे, वहां बात हो रही है, तो वहां तो कोई बिजनेस नहीं हो रहा, वहां तो बिजनेस बंद है, शॉप क्लोज है, मॉर्निंग में ओपन होगी। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे आपके ऊपर कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? ऑब्वियसली मार्च की या फेब की। आपने अगर मार्च का रेंट नहीं पे किया लैंडलॉर्ड को, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा? रेंट आउटस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं की, ऑब्वियसली बेटा एम्प्लॉयज को सैलरी कब मिलेगी? अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो वो किस मंथ की होगी? टेल मी। आपके पेरेंट्स को अप्रैल में कौन सी सैलरी मिलती है, कौन से मंथ की? मार्च की March मिलती? की. मार्च की ना। मार्च ओवर होने के बाद दे गेट सैलरी, तो वो एक सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है बिजनेस के ऊपर। तो जो भी आउटस्टैंडिंग्स हैं, से वी कैन से 15,000 की आउटस्टैंडिंग्स हैं, तो ये 3 लायबिलिटीज हैं आपके ऊपर। बैंक लोन को बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? Bank ओवरड्राफ्ट। overdraft. ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है, ओवर मीन ज्यादा, ड्राफ्ट मीन्स पैसा निकालना। हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया जितना हमारे अकाउंट में था, तो ये एक ओडी फैसिलिटी होती है। ओडी, बिजनेस फैमिलीज में ये वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर बैंक आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बार सैंक्शन कर दे, तो फिर आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। अगर मेरे अकाउंट में 30,000 है, तो आई कैन विड्रॉ 35,000। मीन्स एक लिमिट होती है ना कि 1 लाख तक आप निकाल सकते हो ज्यादा, या 2 लाख तक, या 2 करोड़, 5 करोड़। जो बड़े बिजनेसमैन है बेटा, उनकी ओडी लिमिट्स 5 करोड़ भी होती है, तो उनके अकाउंट में अगर 1 रुपए भी ना हो, तो भी वो 5 करोड़ का किसी को भी चेक इशू कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक ओडी लिमिट है। तो आपके ऊपर कितने की लायबिलिटी बन गई? 5,000 की। 30,000 तो आपका था बैंक में, आपका ही था वो पैसा, बट यू विड्रू 35,000। तो ये इस तरह से बेटा ये चैप्टर चलता है इंट्रो एंड जर्नल में। अगर मुझे ओनली जर्नल कराना हो, तो मुझे सिर्फ 2 वीक्स लगेंगे करवाने में आपको, बट ये इंट्रो प्लस जर्नल है, इसमें आपको हर एक चीज का इंट्रो समझाना है। जैसे एक बार हमने बैड डेट्स की बात की, इंसॉल्वेंसी की, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ फायर, हर एक चीज की हम एक एक बार बात करेंगे, तो वो चलेगी इंट्रो। और वो इंट्रो कॉमन है टू अंडरस्टैंड एवरी चैप्टर, नॉट इन +1 ओनली, +2 ऑनवर्ड्स भी। तो जो बच्चा +1 में वीक होता है, जिसकी अकाउंटिंग वीक होती है, या जो प्रॉपर नहीं करते, तो मैंने आपको क्या बताया, +2 में भी आप वीक ही रहोगे। अब वहां जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो, वहां का हार्डवर्क आपके लिए उतना बेनिफिशियरी नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें तो यहाँ है। यहां से अगर आप सॉलिड हो गए, तो आगे की चीजें समझ आएंगी। तो दैट्स वाई ये टर्म्स आपके फॉर एवर हैं, आपकी किसी भी क्लास के लिए हैं, कि हु इज डेटर, हु इज क्रेडिटर,
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक बार समझनी है, देन यू हैव टू यूज एवरी टाइम कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, आंसर आएगा लायबिलिटी है, नेचर क्या है, क्रेडिट, तो ऑलवेज क्रेडिट ही रहेगा। अब क्या रह गया, लायबिलिटीज भी आ गई बेटा, अब क्या रह गया, कैपिटल, कैपिटल। लायबिलिटीज कितनी है, ऐड कर लें, कितनी है, 75,000. 75,000। तो बेटा कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आई हैव टू फाइंड आउट माई सेल्फ एज ए बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल आई हैव टू फाइंड आउट माई सेल्फ एज ए बैलेंसिंग फिगर, वो कितनी है, 38,000. यस 38,000। तो हम क्या करेंगे बेटा, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल। ये आपके हमारे बुक कीपिंग का एक चैप्टर भी है जिसका नेम है, उस चैप्टर का नेम है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। जर्नल से पहले मिलेगा आपको बुक्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन चेक कर सकते हो कौन से नंबर पे है। अगर आपको जर्नल समझ आ गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको आता ही आता है, पहले से पता है। उसमें हमने क्या बनाना है, हमारे बिजनेस की इक्वेशन क्या है, अकाउंट्स की, हमारी अकाउंट्स की सिंपल इक्वेशन है सॉरी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और यू कैन से इफ आई डिडक्ट लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स आई विल गेट माई कैपिटल। और इसको अगर सिंपल वे में समझें, वैसे मैं वहां पे समझाऊंगा आपको, हम 4 लेक्चर्स वहां डिवोट करते हैं स्टूडेंट्स पे, तो वहां 4 लेक्चर्स में आपको क्या समझ आएगा कि मेरे, अब एक इस बात को शॉर्टली समझा रहा हूं, फिर हम डिटेल में करेंगे उस चैप्टर में जाकर, आगे कोई भी चैप्टर होगा वो 3-4 लेक्चर्स का ऐसे चलेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या समझेंगे, हमारे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, मींस मेरे बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो किसने लगाया है, या तो ओनर ने लगाया है या किसने लगाया है, या किसने लगाया बेटा, लाइबिलिटीज ने हेल्प की है। यस वेरी गुड, लायबिलिटीज ने हेल्प की है, उन्होंने पैसा लगाया है। जैसे बैंक ने आपको लोन दे दिया, क्रेडिटर्स ने आपको गुड्स दे दी, गुड्स समझते हो ना, गुड्स क्रेडिट पे जब परचेज करते हो द पर्सन बिकम्स योर क्रेडिटर, आपके सप्लायर्स, ये सब लोग अच्छे हैं बेटा, ये सब लोग आपकी हेल्प करते हैं। लैंडलॉर्ड कितना अच्छा है, वो क्या बोल रहा है, मेरा रेंट बाद में दे देना कोई बात नहीं, आई कैन वेट, तो उसका रेंट भी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गया। तो लायबिलिटीज आर गुड बिकॉज वो हमारे बिजनेस के सोर्सेज होते हैं। अब आप समझ आ रही है सोर्सेज वर्ड कहां से आया होगा अकाउंट्स में, मैंने आपको बोला था कि रीजंस आर डेबिट, वो हर बात जो स्टार्टिंग में बोली गई है वो स्टार्टिंग के लेक्चर में कम समझ आती है, नो प्रॉब्लम, जैसे आगे बढ़ते हो ऑटोमेटिकली वो बातें क्लियर हो जाती हैं। अब अगर रिकॉर्डिंग में से फर्स्ट लेक्चर सुनोगे, खैर फर्स्ट तो थ्योरी है, सेकंड लेक्चर सुनोगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर अब आपको बहुत अच्छे से आता होगा, पहले से आता होगा, अब आप सुनोगे तो आपको सब आता है, क्योंकि हम काफी आगे जाए हैं। अब ये 10th लेक्चर है, तो 10th लेक्चर तक आते आते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो बेसिक लेक्चर है वो अब आपको समझ आ गई है, जहां ये कहा जाता है कि रीजंस आर डेबिट, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग रिकॉर्डिंग्स, तो मैं उनके लिए अलग से क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो जब वो क्लासेस होंगे वो दोबारा भी आ सकते हैं उनके लिए। तो अभी वो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, फिर मुझे रिवर्ट करेंगे जहां जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो ऐसे लेक्चर है बेटा, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, क्योंकि अभी हमने बुक के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, जस्ट इंट्रो चल रही है, तो यहाँ आपको सिर्फ सुनना ही होता है, यू जस्ट हैव टू लिसन एंड ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन है भी आपकी, आपको सुनना है कि डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, फिर जब भी बात रिपीट होगी वहां आपको देखने की क्या मुझे याद है कि सर ने जब डेटर्स बताया था तो क्या मीनिंग था उसका, बैड डेट्स का मीनिंग क्या था, वो सब चीजें। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या वर्ड बोला था, रीजंस आर डेबिट। तो देखो बेटा पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है आपका, कहाँ कहाँ लगा हुआ है पैसा आपका, कैश में पड़ा है, बैंक में है, स्टॉक में, फर्नीचर में, मशीन में, बिल्डिंग डेटर्स में, कहाँ कहाँ से आया है, बैंक लोन से, क्रेडिटर से पैसा नहीं आता, गुड्स आती हैं, एक ही बात है, मनी और मनी वर्थ। लैंडलॉर्ड का पैसा हमारे पास पड़ा है जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ऐसे ही रिमेनिंग कैश किसने दिया होगा, ओनर ने। तो इफ आई राइट 38,000 हियर, will it equal to assets, tell me? यस सर। Yes, तो sir. तो हम अगर क्रेडिट में भी 38,000 लिख दें तो 38 प्लस 75 कितने हो जाएंगे,
1,13,000. और वो किसकी इक्वल हो जाएंगे? एसेट्स की इक्वल हो जाएंगे। वो तो होना ही है क्योंकि हमने खुद ही ऐसा किया है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके क्या बोल दिया उसको? कैपिटल। तो कैपिटल आपकी दो चीजों का रिजल्ट है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इट मींस, फाइनलाइज करो मैं अपनी बात को, मेरी टोटल एसेट्स में अगर लायबिलिटीज ने 75,000 कंट्रीब्यूट किए हैं तो फिर मैंने कितने कंट्रीब्यूट किए होंगे? व्हाट वाज माय कंट्रीब्यूशन? 38. दैट्स व्हाई आई हैव माय 1,30,000 एसेट्स। सिंपल। तो आपके पास कुछ भी है इस टाइम, यू आर हैविंग एनी बुक्स, लैपटॉप, एनीथिंग, मोबाइल, वो किसका है? क्या आपने बाय किया या पेरेंट्स का है? टेल मी। Parents. सर पेरेंट्स। पेरेंट्स का। इट मींस इफ यू हैव टोटल एसेट्स ऑफ 2 लाख, आपकी भी तो एसेट्स होती है ना कि सर इट्स माई लैपटॉप, माई एक्टिवा, माई गोल्ड, माई कैश या माई बुक्स, मोबाइल, कितना कुछ आपका है, बट आपके पास कहां से आया? आपका है इट मीन मेरा नहीं है। आई कैन टेक दैट लैपटॉप फ्रॉम यू, वो आपका लैपटॉप है, लेकिन आपके पास कहां से आया? क्या आप अर्न करते हो? नहीं। तो क्या आपने लोन पे लिया है? नहीं। तो किसका है? पेरेंट्स का। तो इट मीन आपकी इक्वेशन क्या है बेटा बीइंग ए स्टूडेंट? वो ये, माई ऑल एसेट्स आर इक्वल टू पेरेंट्स कैपिटल। किसकी कैपिटल? Parents. सिंपल। बिकॉज आपकी लाइफ में लायबिलिटीज नहीं है, आपने किसी को कुछ देना नहीं पैसा, है ना? स्कूल फीस पेरेंट्स पे करते हैं, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग पेड बाय पेरेंट। तो आपकी लाइफ में लायबिलिटीज होती नहीं, बस आपकी लाइफ में तो क्या होता है, आपकी लाइफ मीन्स मेरे पास क्या है, कहां से आया है? पेरेंट्स से आया है। तो आपकी बिजनेस की भी लाइफ कुछ ऐसी है बेटा कि बिजनेस के पास जो भी होता है वो बिजनेस के पेरेंट्स कौन है? ओनर। बिजनेस के ओनर से तो आया है, बट बिजनेस लायबिलिटीज भी लेता है, लोन्स भी टेक ओवर करता है जब भी उसको जरूरत पड़ती है। तो दैट्स व्हाई हमारी इक्वेशन में 3 चीजें आ गई, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट मैंने आपको 5 वर्ड सिखाए थे, है ना? 2 वर्ड्स कौन से रह गए? वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। Income. Expenses and income. यस, इनकम एंड एक्सपेंसेस बेटा। और इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्या होता है? वही बात, वही पहुंच गए हम बेटा। और नेट प्रॉफिट किस में ऐड हो जाता है? Capital. कैपिटल। तो जब हम, तो whenever I ask about capital, it means it is including income and expenses. इसमें इनकम एक्सपेंस की बात ऑलरेडी इंक्लूड है, जिसमें इनकम्स प्लस हो चुकी हैं, एक्सपेंसेस माइनस। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो मेरी कैपिटल में हर एक इनकम ऐड होती है और एवरी एक्सपेंस इज डिडक्टेड। तो ये बेटा हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। मैंने को इन शॉर्ट बता दिया। डिटेल में इसके लिए हम 4 लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए। जर्नल के बाद हम कर सकते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन, लेजर। जर्नल के बाद जो भी चैप्टर कहोगे वो हम कर लेंगे। तो एक चैप्टर 2 आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका ये मीनिंग होगा, और उसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। आपके बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, दोज ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट एंड रेस्ट पार्ट इज कैपिटल। अगर कैपिटल गिवन हो तो ये इक्वेशन ऑलरेडी इक्वल होगी बेटा, ऑलरेडी इक्वल, अगर कैपिटल गिवन हो। बट यहां भी एक पॉइंट ऐड होता है, ऐड कर दो एक पॉइंट और। इतना समझ आ गया सबको? Yes, sir. हाँ। आपको एंट्री पास क्या करनी है बेटा? ये करनी है आपको, टोटल्स नहीं करने, वो रफली करने हैं। वो आपको रफ करने है कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सब आपको रफली करके देखना है। आपकी ये एक जर्नल एंट्री होगी, ये सबसे यू कैन से बिगेस्ट जर्नल एंट्री है, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, कितने ही डेबिट्स हैं, कितने ही क्रेडिट्स हैं, बट इट्स नॉट ए कंबाइंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री नहीं है बेटा। कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री का अलग रूल होता है, वो एक ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में। एनीथिंग हैपेंस इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को हम कंबाइंड फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे राम डेबिट, श्याम डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश। वहां एक रूल होता है, याद है आपको वो रूल क्या बताया था मैंने कंबाइंड एंट्री का? कंबाइंड एंट्री का रूल क्या होता है? Date will be same and one aspect will be same. हाँ, डेट विल बी सेम डेट होगी एवरी टाइम, और डेबिट या क्रेडिट में से एक एस्पेक्ट सेम होगा। Same हो. देख रहे हो लिंक आपस में,
अगर आज हम 10th लेक्चर में हैं तो उसमें फर्स्ट 9 लेक्चर्स की बातें होती रहेंगी, तो वो 9 लेक्चर्स आपको जब तक समझ नहीं आते, हमें 10th लेक्चर समझ नहीं आता कई बार। तो डेबिट और क्रेडिट में से एक एस्पेक्ट होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है बेटा, यहाँ तो डेबिट भी इतने हैं, क्रेडिट भी इतने ज्यादा हैं, तो ये कंपाउंड एंट्री में काउंट नहीं होती। दैट्स वाई इसका एक सेपरेट नेम रखा गया है, ओपनिंग एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज की टाइप्स हैं, ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री, इस तरह से। तो ये ओपनिंग एंट्री किया था हमने, तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ओपनिंग एंट्री। गॉट इट? चले आगे एवरीवन। दैट वाज योर सर ओपनिंग। ओपनिंग एंट्री में बैड डेबिट्स आते हैं? नहीं बेटा, बैड डेट्स तो लॉस है हमारे। ओपनिंग एंट्री में क्या क्या आएगा, मैं फिर समझा देता हूँ। 3 चीजें आती हैं ओपनिंग एंट्री में, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। टेल मी बैड डेट्स क्या है? लॉस। लॉस। तो लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद वहां से क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल। तो यू कैन से इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली तो हर चीज ही है। आपके बिजनेस में कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस होता है, वो आपकी कैपिटल को माइनस करता है, आपकी कैपिटल को कम करता है। तो आज अगर एसी खराब हो गया मेरे इंस्टीट्यूट का, अगर मेरी इंस्टीट्यूट का एसी खराब हो गया और उसके ऊपर 5000 रुपीज मैंने खर्च किए, तो इस साल मेरा प्रॉफिट कितना कम आएगा? मेरा प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 5000 से। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो मेरी इंस्टीट्यूट और आप मुझे 30,000 रुपीज एज ए ट्यूशन फीस देते हो, तो मेरा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 30,000 से। तो आप ये कह सकते हो कि इनकम्स आर डायरेक्टली एडेड इन कैपिटल। मैं करके दिखा देता हूं। कैपिटल में इनकम्स ऐड होती हैं, आई फॉर इनकम, एंड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ई फॉर एक्सपेंसेस। तो आंसर आता है फाइनल कैपिटल। क्या आता है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। तो सी फॉर क्लोजिंग कैपिटल बेसिकली, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस अंडरस्टूड है कि आ चुके हैं। तो बैड डेट्स की बात हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में नहीं करेंगे, बिकॉज वो, अब देखो ध्यान से ना एक बात सुनो, ये डाउट से आपके फिर कभी नहीं आएंगे। हम ओपनिंग एंट्री कब बना रहे हैं? टेल मी। वी आर मेकिंग ऑन 1 अप्रैल 2020। इसमें जो भी कुछ आ रहा है वो कहां से आ रहा है? 31 मार्च 2020 से, लास्ट डे से आ रहा है। और उस दिन हमने क्या बनाई होगी? बैलेंस शीट। तो हम बेटा बेसिकली बैलेंस शीट को ही यहां लेके आ रहे हैं आगे। और बैलेंस शीट से पहले क्या बनता है वो सब तो खत्म हो चुका ना। बैलेंस शीट से पहले ट्रेडिंग कौन बनता है, पीएल कौन बनता है। तो उस पीएल काउंट के अंदर बैड डेट्स या लॉस ऑफ फायर या रेंट, सैलरी, सब तरह के एक्सपेंसेस और एवरी टाइप ऑफ इनकम वहां चली जाती है पीएल में। पीएल कंटेन्स एवरी लॉस, एवरी एक्सपेंस, एवरी इनकम। समझाया था ना एक दिन, हमने एक डे लगाया था इस पे। लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन, ये सब कुछ पीएल में जाता है। तो देयर इज नो क्वेश्चनिंग नाउ कि सर क्या वो यहां आएगा, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका। इट्स बेटर टू कंफर्म ना फ्रॉम टीचर। तो आप कंफर्म करो तो इट्स गुड, बिकॉज वो सारी चीजें पीएल में जाके राइट ऑफ हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। वहां से सिर्फ एक वर्ड निकलेगा आगे, प्रॉफिट या लॉस, वो हमारी कैपिटल में जाएगा। तो दैट्स वाई जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे या हम ओपनिंग एंट्री बनाएंगे, तो वहां हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट्स विल बी देयर, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। नो लॉस, नो एक्सपेंस, नो इनकम। रेस्ट एंड आउट बेटा किसी का? नो सर। ठीक है। तो हम अब ये इंट्रो पार्ट का ही रीजन है कि इस पे हम टाइम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अब इंट्रो भी ओवर होगी और जर्नल एंट्री भी बन गई। अदरवाइज जर्नल एंट्री में सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं समझाने में। अब उसका फंडा क्या है, उसका इंट्रो क्या है, उस पर टाइम लगेगा ना, 1 टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक क्या था? लिख लिया सबने? क्या था बेटा? Opening entry. ओपनिंग एंट्री। अब सेकंड टॉपिक लिखते हैं। सेकंड टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, दैट इज अच्छा डेप्रिसिएशन का हो गया टॉपिक आपके साथ या नहीं? डेप्रिसिएशन की बात होगी थी आपके साथ? नो सर। ओके।
ओके सर आपने बस थोड़ा सा एक बार बताया था। ओके डेप्रिसिएशन। Yes, sir. हाँ तो सुनो डिटेल में बेटा, डेप्रिसिएशन क्या है, लिखो इसको डिफाइन करते हैं। डेप्रिसिएशन refers to the reduction in the value of fixed assets. Depreciation refers to the reduction in the value of fixed assets. Fixed assets जिनकी लाइफ ज्यादा होती है उनको बोलते हैं लॉन्ग लाइफ, और उनकी वैल्यू भी लॉन्ग होती है, हायर वैल्यू होती है, लॉन्ग लाइफ विद हायर वैल्यू। जैसे कार, मशीन, फर्नीचर, इन सब की लाइफ ज्यादा है और इनकी वैल्यू भी हायर है। मशीन 10 रुपीज की थोड़ी ना होगी, मशीन शुड बी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। उनकी लाइफ भी ज्यादा है और उनकी वैल्यू भी ज्यादा है। तो एवरी ईयर उस एसेट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका ट्रांजैक्शन लिखते हैं। आज तक हमने ट्रांजैक्शन लिखी नहीं अभी कभी, तो लिखो बेटा, इसको चार्ज बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज ऑन आवर प्रॉफिट। हमारे बिजनेस पे एक चार्ज है बेटा, जब तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे हमारे बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, इसलिए इसको एक चार्ज बोलते हैं। चार्ज या प्रोवाइड भी बोल देते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इसका रेट होता है कि बेटा एट द रेट से, वो कुछ भी हो सकता है, 10%, 5% से 10% पर एनम। पर एनम मीन्स ये एक 1 ईयर का चार्ज है। डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन बिल्डिंग। अब हमें डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, बिल्डिंग पे लगाना है या कोई भी एसेट पे लगाना है, मशीन पे लगाना है, तो बताया होगा कि किस पे लगाना है। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीनरी रुपीज 1 लाख। मशीन की वैल्यू बेटा 1 लाख है। इट मीन अगर हम, इसका मीनिंग समझे क्या हुआ बेटा, अगर हम 1 लाख की एसेट को 1 साल तक यूज करें तो उसकी वैल्यू कितनी कम होती है, टेल मी। 10,000 कम हो जाएगा। 10,000. यस, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000। तो हमारी बिल्डिंग या मशीन की वैल्यू 10,000 से कम होती है। तो 10,000 से कम कर दो, तो एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री किसकी बनानी बेटा, मशीन परचेज करने की या उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की? टेल मी। Depreciation लगाने की. मशीन तो ऑलरेडी हमारी बुक्स में होगी, जब आपने मशीन परचेज की होगी वो तो ऑलरेडी आपकी बुक्स में होगी, तो हमें उस पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मशीन ऑलरेडी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, हमें सिर्फ उस पे आज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है, मशीन को रिकॉर्ड नहीं करना। मशीन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, रादर हम यहाँ पर मशीन की वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं। देख रहे हो, मशीन हमने यहाँ पे क्रेडिट की है। जब आपने मशीन परचेज की होगी तो क्या एंट्री बनी होगी बताओ? Whenever you purchase machinery, Machinery Machinery account account. debit to cash account. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तब मशीन बेटा रिकॉर्ड हुई थी, मशीन डेबिट हुई थी 10,000 से, सॉरी कितने से, कितने की मशीन है? 1 लाख। 1 लाख की। तो आपने कभी मशीन को डेबिट भी किया था और आज हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये मशीन कब परचेज की थी, अब उसकी बात करते हैं। से ये मशीन मैंने परचेज की थी वेरी बिगनिंग ऑन वेरी फर्स्ट डे, 1 अप्रैल 2019 को। और डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? ईयर के एंड पे। इट्स नॉट ए नॉर्मल एंट्री बेटा, इनको स्पेशल एंट्रीज की कैटेगरी में रखा जाता है। स्पेशल एंट्रीज मींस जो ईयर के एंड पे होती हैं।
दैट इज कॉल्ड स्पेशल एंट्रीज। तो ये ईयर के एंड पे होती है 31 मार्च 2020 को। तो बेटा हमने इस पे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 1 लाख का 10%, 10,000। तो ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ये नहीं आपको बनानी, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च टुडे। और उस दिन क्या एंट्री बनेगी, मैं मशीन को क्या करूंगा बोलो, कैंसल के रिकॉर्ड। Cancel. मशीन विल बी कैंसल्ड। तो मशीन का नेचर क्या है ये अगर आपको पता है तो बेटा आप कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, जिसे ये पता है। अब आपको पता है नहीं, डू यू नो, आप चेक करो। मैं यहां पर मशीन की बात कर रहा हूं, मशीन इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, डू यू नो, एसेट है ये। सेकंड, इसका नेचर डेबिट है। तो जब मशीन रिकॉर्ड करेंगे, हम जब बुक्स में इसको लेकर आएंगे परचेज करके, तब मशीन अपने नेचर के अकॉर्डिंगली डेबिट होगी। और जब मशीन के ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, तो मशीन कैंसिल हो जाएगी बेटा, मशीन क्रेडिट हो जाएगी। मशीन कैंसिल हो गई देखो, तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन में क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड, तो मशीन क्या कर रहा हूं, कैंसिल। सिंपल। तो हर एक एंट्री में यही मिलेगा, मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और डेप्रिसिएशन एक हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, उसके रिकॉर्ड होने से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। सर, हाँ जी, सर जैसे एक बिल्डिंग रेंट पे है तो उसका डेप्रिसिएशन, नहीं बेटा नहीं, वो तो आप लगाओगे नहीं ना, फिर बिल्डिंग आपकी नहीं है। सर पर हम उसको यूज तो कर रहे हैं ना, तो यूज करने से अगर वैल्यू कम हो रही है तो किसका लॉस हो रहा है बताओ, लैंडलॉर्ड। फिर आप क्यों एंट्री रिकॉर्ड करोगे। यस सर। बिल्डिंग तो बड़ी बात है, आप बाइक रेंट पे, यू नो बाइक्स रेंट पे मिलती हैं, आप एक बाइक रेंट पे लेते हो, यू पे रेंट ओनली। उस बाइक को चलाने से बाइक की वैल्यू कम हो रही है, उससे आपको क्या लेना देना, इट्स नॉट योर कंसर्न, वो उसकी उसकी एंट्री है जिसकी बाइक है। तो हम, मैंने आपको पहले कहा था ना ये चीज, कि हम डेप्रिसिएशन, हम हमारे लिए एसेट का डेफिनेशन क्या है, जो आपकी है, विच इज ओन्ड बाय यू। अब जो बिल्डिंग आपके पास रेंट पे है, दैट इज नॉट ओन्ड बाय यू, दैट इज ओनली यूज्ड बाय यू। और उस यूज के बदले में आप क्या दे रहे हो, रेंट। तो बस आपका उस बिल्डिंग से क्या कंसर्न है कि आई विल यूज दिस बिल्डिंग फॉर 1 मंथ एंड आई हैव टू पे रेंट ऑन दैट, दैट्स ऑल। मशीन या बिल्डिंग इज नॉट योर्स, बट मशीन तो हमने परचेज की है, तो दैट्स वाई इट बिकम्स योर एसेट। दैट्स वाई बेटा हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट ही यहां से होता है ना, कि विच इज योर एसेट, वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दैट। जो चीज आपकी एसेट ही नहीं है, उस पे डेप्रिसिएशन किस चीज का। बिल्डिंग की वैल्यू जितनी मर्जी कम हो जाए, आपका क्या नुकसान है, कुछ भी नहीं। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू परचेज एन एसेट, देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दैट। तो मशीन पहले मैंने परचेज की एनी डेट, और उसके बाद ईयर के एंड पे उस पे लगाया डेप्रिसिएशन। अब ये मशीन अगर रेंट पे होती तो क्या ये एंट्री बनती, टेल मी। नो सर। तो अगर फर्स्ट एंट्री नहीं बनेगी तो सेकंड भी बनेगी। जब मशीन आपकी बुक्स में है ही नहीं, तो फिर क्रेडिट क्यों होगी। क्या आप उससे भी कैंसिल कर सकते हो जो रिकॉर्ड नहीं किया, कैन यू कैंसिल दैट। नो सर। बस दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली योर ओन एसेट्स, जो आपकी अपनी एसेट्स है उन पे लगेगा। नो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चनिंग बेटा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो दैट्स वाई अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी सुन रहा है तो उसको भी समझ आएगा, बिकॉज आपके भी डाउट्स नहीं आ रहे हैं लाइव क्लास में ज्यादा। आपकी खुद की क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, वो तो आपके अपने हैं, वो सबके लिए नहीं है, बट नॉर्मल लेक्चर आपको समझ आ रहा है, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बेटा स्पेशल एंट्रीज के टॉपिक में आगे हैं। आज ऑलमोस्ट मैं ये चैप्टर ओवर कर दूंगा आपके साथ, स्पेशल एंट्रीज की बात करेंगे, देन फिर हम बस बुक से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। थर्ड टॉपिक लिखो बेटा आज का, टॉपिक 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अभी बताया था मैंने,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सर अगर हमने किसी को रेंट या कुछ पैसे देने हैं, किस चीज के, क्यों देने हैं वो पैसे? सर फिर वो लाइक चीज हमने सैलरी। यूज की। हाँ, क्योंकि आपने वो चीज यूज की, यूज करने मतलब आपको कोई बेनिफिट मिला, बट उस बेनिफिट के बाद आपने उसको पेमेंट नहीं की, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। अगर आपने सर्विस यूज नहीं की बेटा अभी तक, तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं आपके ऊपर। आप जस्ट बात करने गए हो किसी से, सपोज मेरे से एक स्टूडेंट बात करने आता है कि सर आई हैव टू ज्वाइन योर पर्सनल बैच, व्हाट्स योर फीस एंड टाइमिंग्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर कोचिंग सेंटर एसेट्रा एसेट्रा। जब कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फोन करता है या मिलने आता है तो यूजली वो ऐसे कुछ बातें करता है, बस उसके बाद क्या उसके ऊपर फीस आउटस्टैंडिंग होगी? नो सर। है ना? क्या मैं मैसेज कर सकता हूँ कि बेटा योर फीस इज आउटस्टैंडिंग? बोलेगा सर कैसे आउटस्टैंडिंग, आई डिडंट स्टार्ट एनी सर्विस फ्रॉम यू, मैंने तो कुछ आपसे टीचिंग स्टार्ट ही नहीं की, डिडंट टेक एनी लेक्चर फ्रॉम यू, आपने कुछ भी मुझे सर्विस नहीं दी है। तो इतना तो स्टूडेंट को अकाउंट्स पहले से आती है। अगर आपको ये नहीं आता होता तो फिर तो आप पे कर दोगे इनोसेंटली। ये आपको पता ना, यू नो, कि अगर आप जस्ट किसी टीचर से बात करते हो फोन पे या मिलकर आते हो, उससे फीस आउटस्टैंडिंग नहीं होती आपके ऊपर। हाँ, आप अगर वहां सर्विसेज ले रहे हो, यू हैव ज्वाइंड द कोचिंग सेंटर एंड स्टार्टेड लर्निंग देयर, तो वहां स्टडी स्टार्ट कर दी आपने, लेक्चर्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं वहां पर, या कुछ भी रिकॉर्डिंग आपको भी मिल गई है अगर, तो भी एक सर्विस है। अगर मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करता हूँ किसी स्टूडेंट के साथ, वो भी तो एक सर्विस है ना। देन आई कैन मैसेज यू योर फीस इज आउटस्टैंडिंग, बट स्टिल आई एम रोंग, क्योंकि एज पर अवर अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग हम कब निकालते हैं किसी की? ये तो लेमन वर्ड्स है कि योर फीस इज आउटस्टैंडिंग, योर फीस इज ड्यू। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ईयर के एंड पे ही कैलकुलेट होती है। इट मीन्स पहले 1 ईयर के लिए आपको फैसिलिटी दी गई, और जब आपने उसका पे नहीं किया तो वो आपके लिए बन गई आउटस्टैंडिंग, और मेरे लिए क्या बन गई? वो वर्ड भी सीख लीजिए बेटा साथ साथ में, दोनों चीजें एक साथ समझ आ जाएंगी। मेरे लिए वो बन गई एक्रूड, ACCRUED। आपको समझ आ रहा है? मैं थोड़ा सा कई बार स्पेलिंग को बहुत कंफर्टेबली स्पेस देकर भी लिखता हूं, आपको वहां पे समझ आ जाए स्क्रीन पर। ACCRUED, अक्रूड बोलते हैं इसको। अक्रूड मीन्स विच इज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग मीन्स विच इज पेबल। इसको पेबल भी लिख सकते हो बेटा आप, एंड इसको आप रिसीवेबल भी लिख सकते हो। विच इज रिसीवेबल, रिसीवेबल समझते हो? रिसीवेबल समझते हो एवरीवन? रिसीवेबल का मीनिंग जिसने पैसे लेने होते हैं। हाँ, अगर मैंने आपसे फीस लेनी है तो वो फीस मेरे लिए क्या बन गई? रिसीवेबल। और बीइंग ए स्टूडेंट आपने अगर पे करनी है तो आपके लिए क्या बन गई? पेबल। पेबल। तो आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड, ये दो एडजस्टमेंट्स है हमारी, जो हम ईयर के एंड पे हमारी बुक्स में दिखाते हैं, शो करते हैं। दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो 31 मार्च को यूज किए जाते हैं। तो दीज आर द वेरी स्पेशल एंट्रीज, आपको रेयर मिलेंगी। अगर आप बुक के सभी क्वेश्चंस करोगे जर्नल चैप्टर के, तो आपको कभी कभी ओकेजनली मिलेगी ये एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसका ट्रांजेक्शन लिखो, जैसे हम हमेशा टॉपिक का पहले मीनिंग इंट्रो लेते हैं, उसके बाद फिर एक ट्रांजेक्शन राइट डाउन, एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं, राइट डाउन दैट ट्रांजेक्शन। बस इसकी एक सिंपल सी है, रेंट इज ड्यू या रेंट इज आउटस्टैंडिंग। रेंट इज आउटस्टैंडिंग या रेंट इज ड्यू। अब इसकी जेनिटी कैसे बनेगी? अब आप एक सिंपल आंसर दो बेटा, डू यू थिंक रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है या इनकम है? क्या ऐसे वर्ड्स आपको लग रहे हैं? No, sir. No, sir. तो रेंट आपके Expense. लिए क्या है? Liability. लायबिलिटी, यस वेरी गुड। रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए एक लायबिलिटी है,
तो लाइबिलिटीज ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दो बेटा इसको। इसका नेम लिखोगे टू, जो उसके टॉपिक का नेम है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, विच इज आउटस्टैंडिंग, विच एवर इज आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू क्रेडिट दैट। वो एक लाइबिलिटी अकाउंट बन जाएगा आपका। ब्रैकेट में आपको नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपके लिए लिखता हूं ऑलवेज। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए एक लाइबिलिटी अकाउंट है, बट क्या वो एक्सपेंस भी है वो रेंट? टेल मी। जो रेंट आपने पे नहीं किया मार्च मंथ का, वो मार्च के एंड पे आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, क्योंकि मार्च का मंथ ओवर हो चुका है ना, और अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया मार्च का, तो क्या वो आपके ऊपर लाइबिलिटी भी है? यस। यस तो क्या वो आपका एक्सपेंस है? एक्सपेंस का मीनिंग होता है कि यस सर। आप सर्विस ले चुके हो, आफ्टर गेटिंग सर्विसेज इट बिकम्स योर एक्सपेंस, तो वो तो एक्सपेंस तो है ही है। तो दैट्स Yes, बेटा, रेंट ऑलवेज डेबिट होगा वेदर यू पे और नॉट। यू पेड और नॉट डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज डेबिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस इज द एंट्री। और ब्रैकेट में आएगा एक्सपेंस। रेंट को डेबिट करने का रीजन है कि ये मेरा एक्सपेंस है। अब अगर मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं रेंट पे करूं, अगर लिखा हो रेंट पेड, अमाउंट चाहे दोनों का जो मर्जी लिख लो, अमाउंट यहां मैटर नहीं कर रही अभी। रेंट पेड 1000, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी रेंट पेड की? rent account debit to cash account. कैश अकाउंट। गुड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा आपने रेंट कैश में पे किया, यस सर। या आपने पे नहीं किया तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। बट इन बोथ केसेस रेंट तो रेंट है, रेंट तो डेबिट होगा, वो तो एक्सपेंस है भी हमारा। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप उसको पे कर रहे हो या पे करने का प्रॉमिस कर रहे हो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो डजंट मैटर कि आप कोचिंग की फीस अभी दे रहे हो या बाद में दोगे, कोचिंग आपका एक्सपेंस तो है ही है, बिकॉज आपने कोई सर्विस को हायर कर लिया या वो बेनिफिट भी ले लिया। हायर करने से एक्सपेंस नहीं है। आपको पता है ना कि अगर आप बात करोगे मेरे से कोचिंग की तो उससे फीस आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। बट जब आप 1 मंथ कोचिंग क्लासेस को लोगे तो फिर तो फीस ड्यू हो जाएगी आपकी तरफ, यू हैव टू पे। तो रेंट आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। तो आफ्टर 1 मंथ आपको भी बेटा फीस का मैसेज आएगा कोचिंग सेंटर की तरफ से, स्कूल की तरफ से, जो भी जहां से कोई रेंट का मैसेज आएगा, लैंडलॉर्ड की तरफ से, सैलरी का मैसेज आएगा एम्प्लॉयज की तरफ से। आपके घर में मेड आते होंगे, मेड भी बोलेंगे सैलरी मेरी बनती है अब, बिकॉज मेड हैज गिवन यू 1 मंथ सर्विस। आपके घर में मेड आते हैं, कोई और सर्वेंट है, कोई ड्राइवर है, या आपके कोई एम्प्लॉयज हैं ऑफिस के अंदर, पहले वो आपको अपनी सर्विस देंगे, तब आपको पे नहीं करना है। लेकिन आफ्टर गेटिंग सर्विसेज दैट बिकम्स योर एक्सपेंस, यू हैव टू पे। आप पे करना नहीं चाहते तो बोल दो कि बाद में देंगे, पर देना तो पड़ेगा, बिकॉज दैट बिकम्स योर एक्सपेंस। तो रेंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, इस बात को भूलना नहीं है। 1 टाइम के लिए मैं काफी हार्डवर्क कर रहा हूँ हर एक टॉपिक पे, इसके बाद आपका है, इट्स योर रोल ओनली, कि जब भी एंट्री आएगी रेंट पेड, आपको बोलना है रेंट डेबिट कैश। और जब भी एंट्री आएगी रेंट इज नॉट पेड, रेंट इज ड्यू, तो भी आपको बोलना है रेंट अकाउंट डेबिट। सिर्फ बेटा कैश को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? कैश। कैश को रिप्लेस करना है, हो जाएगा। बट अभी आज का टॉपिक हमारा रेंट पेड नहीं है, वो फर्स्ट डे का टॉपिक था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, याद है ना? हम सब ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था सेकंड लेक्चर में, और उसमें सबसे पहले बिजनेस के पास कैपिटल आई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स के अंदर आपने देखा होगा। और फिर वो बिजनेस अभी चल रहा है। तब हमने रेंट भी पे किया था अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, लेकिन अब हमने ईयर के एंड पे जाके बात करनी है कि कौन सा रेंट पे नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली मार्च का होगा, या हो सकता है मार्च के अलावा फेब का भी हो सकता है, बट ये सारी बातें कब होती हैं? ईयर के एंड पे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर एवरीवन? रेंट आउटस्टैंडिंग सिंपल, रेंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट अक्रूड इनकम, ये उसकी तरफ से है। किसकी तरफ से बेटा? लैंडलॉर्ड की तरफ से। अगर लैंडलॉर्ड अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा तो कैसे करेगा? तो बताओ बेटा,
अगर मैंने आपसे फीस लेनी है तो वो फीस मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है फ्रॉम माई साइड? income, income, इनकम ऑलवेज क्या होगी? Credit. Credit. क्रेडिट। तो टू इनकम मतलब इनकम का नेम लिख दो फीस, टू फीस। फीस इज माई इनकम। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर मैंने आपको 1 मंथ सर्विस दी है तो वो मेरी इनकम है। ठीक है, अब ये इट्स पार्ट ऑफ टीचिंग, डोंट माइंड, पर्सनली हम कोई बात नहीं कर रहे, इट्स पार्ट ऑफ लेक्चर। मैंने आपको 1 मंथ टीच किया है तो दैट बिकम्स माई फीस, दैट बिकम्स माई इनकम। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फीस दोगे या नहीं दोगे। अगर दोगे तो कैश आएगा, अगर दोगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, फिर तो कैश आ ही गया। आपने आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज कॉल्ड कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, सिंपल। जैसे आज तक आप फीस पे करते रहे हो स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में, ऐसे ही आपने पे कर दी। तो आपकी तरफ से हो गया फीस डेबिट टू कैश, आपकी तरफ से, और जिसको फीस मिली उसकी तरफ से क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू फीस। बट अब फीस अभी आई नहीं है, इट मीन्स आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर चुके हो। बात समझ आ रही बेटा? जब मैं इस टॉपिक में हूं, फर्स्ट वाले टॉपिक में हूं, तब मैं सर्विस ले रहा हूं किसी से। जैसे मैं एज ए रेंट किसी सर्विस लेता हूं, बिल्डिंग लेता हूं किसी से सर्विस पे, और मैं उसका रेंट पे करता हूं, तब मैं सर्विस ले रहा हूं। बट नाउ आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर। मैं अब यहाँ पे एज ए टीचर आपको सर्विस दे रहा हूं, तो आपसे फीस लेनी है मैंने, तो दैट इज कॉल्ड माई एक्रूड फीस। तो हम उसको बना लेंगे एसेट। जो फीस अभी आने वाली है वो क्या है? Asset. एसेट। उसका नेम क्या है? एक्रूड Accrued फीस fees. डेबिट टू फीस। तो बेटा ये एसेट है और ये फीस क्या है? इनकम। अब ये दो एंट्रीज को ध्यान से देख लो। रेंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, आपको इसमें 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं मेन बड़े वाले। कैपिटल तो कभी कभी होते हैं, इन सब का डिफरेंस क्या है? इन सब का डिफरेंस क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल तो एक बड़ी चीज है जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है। उसके बाद बिजनेस में क्या हो रहा है, वो 4 चीजें हो रही है बेटा। उन चारों का एग्जांपल आपके सामने है। रेंट एक्सपेंस है बट पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी है। फीस इज माई इनकम बट मुझे अभी आपसे मिली नहीं तो ये मेरी एसेट भी है। जब तक नहीं दोगे तब तक एसेट है, जब दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Cash account. कैश में। तब हम एक एंट्री अलग से पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड फीस। ये एक्रूड फीस बाद में कैंसिल हो जाएगी और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट्स वाई अल्टीमेटली कैश तो आना ही आना है, बट अभी फिलहाल नहीं आया। तो आज के लिए एंट्री क्या है? एक्रूड फीस डेबिट टू फीस। दीज आर स्पेशल एंट्रीज। क्लियर है ये एवरीवन? ये हम स्पेशल एंट्रीज के So ये entries हम new accounting year में बनाएंगे ना? द्वारा पूछो, पार्डन। ये वाली जो entries हैं accrued fees and outstandings वाली, वो new accounting year में बनेंगी। नहीं बेटा, न्यू अकाउंटिंग ईयर में तो ट्रांसफर होंगी, यहां से एंट्री बनेंगी इस ईयर के एंड पे, यहां रिकॉर्ड होंगी। Okay sir. फिर यहां से नेक्स्ट ईयर जाएंगी, इंटरफेस नहीं हो रही, और यहां से फिर न्यू जाएंगी नए साल में ओपनिंग एंट्री के थ्रू। ये देखो बेटा, मैं अब इसी ओपनिंग एंट्री में लेके आता हूँ। अभी आपने आज का फर्स्ट टॉपिक क्या किया था? ये लिंक है हमारा आज का टॉपिक ना पूरा एक दूसरे के साथ। अभी हमने क्या किया था? ओपनिंग एंट्री में क्या दिखाया था हमने? एसेट्स। Yes sir. तो उस एसेट्स में मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, एक्रूड फीस डेबिट। Okay sir. अब आपको फुल समझ आ जाएगा कंप्लीटली कि क्या बात हो रही है। हम यहां पर उस एक्रूड फीस को डेबिट कर देंगे जो भी थी, फॉर एग्जांपल 1000। बट ये एंट्री रिकॉर्ड कब हुई थी? आज रिकॉर्ड नहीं हुई है, ये 31 मार्च 2020 मींस प्रीवियस डे का लास्ट डे, उस दिन रिकॉर्ड हुई थी। और वहां से 1 अप्रैल में
ट्रेवल करके आ गई, शिफ्ट हुई है वहां से, बिकॉज इन दो डेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है. इफ एनीवन आस्क यू कि डिफरेंस बिटवीन 31st मार्च एंड 1st अप्रैल, यू विल से नो डिफरेंस, जस्ट 1 सेकेंड डिफरेंस. 1 सेकेंड पहले 31st मार्च नाइट 12 PM और उसके 1 सेकेंड के बाद मॉर्निंग 00.01, दैट इज द 1st अप्रैल. आपके मोबाइल्स पे डेट चेंज होती है, वहां से इस चीज को समझ सकते हो कि क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री में कन्वर्ट होगी. तो 31st मार्च को ये क्लोजिंग एंट्रीज हैं, दीज आर कॉल्ड, इसका नेम भी बता देता हूँ आपको मैं. ये जो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, दीज आर कॉल्ड, क्या नेम बोला मैंने इनका? Closing entries. क्लोजिंग एंट्रीज. और इसके बाद क्या बनती है? ओपनिंग एंट्री. तो आज का ये टॉपिक था हमारा, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री. तो पहले क्लोजिंग एंट्री बनेगी 31st मार्च को, और फिर वहां पर जो जो चीजें होंगी वो हम अगले साल में ले जाएंगे. जैसे अभी एक्रूड फीस क्या है? एसेट. रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ये देखो हम क्रेडिट में लिखेंगे ना आउटस्टैंडिंग्स. किसने कहा था आउटस्टैंडिंग रेंट? ये आ गया ना. तो ये कहां से आया है? 31st मार्च से. तो 31st मार्च को पहले आपने रिकॉर्ड किया होगा, पहले आपने 31st मार्च को रिकॉर्ड किया होगा इस तरह से, और फिर ये अगले साल में शिफ्ट हो गया. नाउ माय क्वेश्चन इज देयर, माय क्वेश्चन बेटा, रेंट क्यों नहीं शिफ्ट हुआ नेक्स्ट ईयर? हु विल टेल? एक्सीलेंट आंसर हो सकता है आपका, बता सकते हो अगर आप? क्योंकि वो पिछले साल का था. पिछले साल का तो है ही है, लेकिन अगले साल में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ वो? सर क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो क्लोज कर दिया. सर वो डेबिट तो हम सिर्फ पैसे काउंट करते हैं डेबिट के लिए. नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं. सर और क्योंकि भी वो हमारा एक्सपेंस है. हाँ, सर वो इनकम में से माइनस होके नेट प्रॉफिट निकल गया और फिर वो कैपिटल में ऐड हो गया. एक्सीलेंट, दैट्स वेरी गुड दीपांशु, कीप इट अप बेटा. ये तो आंसर, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको आज, और आपको अभी समझा क्लास से पहले, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आगे नहीं जाते, वो अपनी इनकम्स में से इन एक्सपेंसेस को क्यों किया हमने? बेटा मैं इंस्टीट्यूट का रेंट क्यों पे कर रहा हूँ, बताओ, टेल मी. आप लोग तो आते नहीं वहां पे. अभी करंट एग्जांपल दूं मैं, 15 मंथ से हमारी इंस्टीट्यूट बंद पड़ी है, इवन देन वी आर पेइंग रेंट बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर दैट, फॉर द डे व्हेन दे विल अलाउ अस एंड वी विल स्टार्ट योर क्लासेस. बिकॉज जब आपकी क्लासेस, जब सपोज गवर्नमेंट में परमिशन देगी या ये कोविड का सीन खत्म हो जाएगा, देन यू ऑल वांट टू कम एट इंस्टीट्यूट ना. तो हमारे पास इंस्टीट्यूट होनी भी तो चाहिए ना उस टाइम. दैट्स व्हाई आई हैव टू पे रेंट, आई हैव टू पे सैलरी टू माय स्टाफ. अदरवाइज कोविड तो ओवर हो जाएगा, उसके बाद आप बोलो सर हमें इंस्टीट्यूट आना है, आई विल से कौन से इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट तो है नहीं कोई हमारे पास. तो फिर ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना ऑनलाइन क्लासेस. तो फिर जब हम मिलेंगे तो इंस्टीट्यूट में मिलेंगे. आई हैव टू पे रेंट, आई हैव टू पे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं रहेगा वहां पे. आई हैव टू पे एवरी एक्सपेंडिचर फॉर यू, ओनली फॉर यू, आपके भी हाथ पे. अगर आप मुझे बोलोगे सर फुल ईयर हम ऑनलाइन क्लासेस में ही रहेंगे, तो आई नीड नॉट टू पे एनीथिंग, फिर मेरे को जरूरत नहीं है. आई विल नॉट पे, बट आई हैव टू कीप एवरीथिंग इन वर्किंग कंडीशन. चाहे वो बिल्डिंग है, उसका रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, या अदर एक्सपेंसेस हमारे वहां होंगे, तो वो सब हमें पे करते रहने हैं, और आपकी फीस भी आती रहेगी. तो अभी कितने बैचेस चल रहे हैं हमारे, बीकॉम के, +2 के, सबकी फीस आ रही है ना. तो फीस आ रही है तो इनकम भी हो रही है, और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं. डजेंट मैटर कि ऑनलाइन क्लास है कि ऑफलाइन क्लास है. जब हम इंस्टीट्यूट में आपको टीच करेंगे तब भी ऑफलाइन क्लास रहेगी और ऑनलाइन क्लास भी रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का फीचर तो हमारा लास्ट 4 ईयर से चल रहा है ना. हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और स्टूडेंट्स वहां पे आके रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं और ऑनलाइन में भी रहते हैं. तो ऑनलाइन फीचर कोई कोविड से रिलेटेड नहीं है हमारा, ये तो हमेशा रहेगा. इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी जब आप नहीं आना चाहोगे तो मैं जब वहां से टीच करूंगा तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो. जिस दिन आपको नहीं आना, घर पे रहना, घर पे रहो, ठीक है. आप फंक्शन में हो, आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, मोबाइल तो आपके पास ही है, लैपटॉप आपके पास है, यानी मोबाइल तो है एटलीस्ट, कहीं से बैठ के क्लास ले लो हमारे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास रहेगी. इट मीन दीज आर द एक्सपेंसेस, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये अगले साल शिफ्ट नहीं होंगे बेटा. आपके लिए जो भी मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ,
जो भी मुझे आपसे +1 में फीस मिलेगी, ये दोनों आपस में माइनस होकर एक आंसर आएगा। वो आंसर प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी। मे बी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वट एवर कम्स दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एनीवन नाउ, इफ एनीबडी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि व्हाई एक्सपेंसेस और इनकम्स नॉट ट्रांसफर्ड, तो कैपिटल के अंदर चले जाते हैं ये जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं बेटा, एज ए प्रॉफिट या लॉस। ये अगले साल शिफ्ट नहीं होते। नेक्स्ट ईयर क्या शिफ्ट होता है, वो होता है रेंट जो आपने पे नहीं किया, सिर्फ उतना। रेंट तो आपने पे भी किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इंट्रो के अंदर हम कई बार आगे बढ़ जाते हैं नॉलेज में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, मेरी इंस्टीट्यूट का रेंट है से 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। तो 12 मंथ्स का कितना रेंट होगा, टेल मी। यस बेटा, कितना रेंट होगा? 12,000. 12,000. उसमें से मैंने 11,000 पे कर दिया, अप्रैल से लेकर फेब तक का मैंने पे कर दिया, और 1 मंथ का रेंट अभी तक मैंने पे नहीं किया, वो है मार्च का रेंट। 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, यू नो। तो 1000 मैंने पे नहीं किया जो कि मार्च का रेंट है। अब ये बताओ पीएल में कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रेंट जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट जाएगा बेटा 12,000, वेदर पेड और नॉट, डजंट मैटर। इसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिकॉज जब हम थ्योरी में जाएंगे ना, थ्योरी उसी स्टूडेंट को समझ आएगी जिसको बेसिक्स आते हैं। वहां आएगा 2 बेसिस हैं, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि आपको वो रेंट भी रिकॉर्ड करना है जो आपने पे नहीं किया, बिकॉज आप सर्विसेज ले चुके हो, और वो भी रिकॉर्ड करना है जो आपने सर्विस भी ली और पे भी किया। बट बैलेंस शीट में कितना जाएगा, अगले साल कितना जाएगा? सिर्फ 1,000. यस, ओनली आउटस्टैंडिंग 1000। तो 1000 बेटा एज ए आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होगा, जैसे मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया था, और फिर ये ओपनिंग एंट्री में भी चला जाएगा और वहां पर अगले साल पे होगा। लेकिन 11,000 पीएल में जाने के बाद वहीं पे खत्म हो जाएंगे। ये 1000 भी पीएल में जाएंगे, लेकिन साथ में आगे भी जाएंगे क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं किया। हम किन बातों को याद रखते हैं बेटा, जिनका आगे लिंक होता है। तो जो रेंट आपने पे कर दिया वो तो नहीं दोबारा पे करना, या पे करना दोबारा नहीं ना। तो हमें अगले साल कौन सा रेंट पे करना है, इस साल का जो हमने पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। सो इंट्रो एंड जर्नल का मीनिंग जर्नल से काफी ज्यादा है, मोर देन दैट, कि जब हम जर्नल चैप्टर को कर रहे हैं साथ में इंट्रो भी ले रहे हैं, अब हमें कहीं ना कहीं बेटा बिना किए फाइनल काउंट्स का नॉलेज भी है कि यू हैव टू मेक ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अवेयरनेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चीजों को सीखना बहुत आसान है, बट अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी कि आगे हमारे पास क्या आने वाला है। तो जब मैं आगे की बैलेंस शीट बनाऊंगा, तब अगर आपका डाउट आएगा कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो फिर आप वापिस आ जाओगे मे के अंदर। तो मे में हम ये चीज सीख रहे हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर एक रेंट आउटस्टैंडिंग भी दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड, जिसको आज हम रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? चलें आगे। आज वो टॉपिक्स भी हमारे पास। पहले यहां तक डाउट किसी का? ओपनिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन, रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, इनमें से कोई भी डाउट है बताइए। सर अगर हमें किसी से रेंट आ रहा है तो फिर हम उसको कैसे क्रेडिट करेंगे, तो क्या टर्म यूज करेंगे? आ रहा है तो फिर कैश का डेबिट होगा। अगर आ हाँ, रहा है कैश डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके सर, फिर तो वो इनकम बन गया ना हमारी। यस सर। अभी आप ये कह सकते हो सर अगर रेंट नहीं आया तब आने वाला है तो क्या करेंगे? तो कैश नहीं लिखेंगे, फिर कैश नहीं लिखेंगे, सो इजी। हम उसको क्या लिख देंगे? अक्रूड एक्रूड रेंट, रेंट। सिंपल। जैसे आपके घर में कोई टेनेंट रहते हैं और उनसे रेंट आता है तो गुड, कैश डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। अब अभी आना है मींस मंथ इज ओवर,
मार्च का मंथ ओवर हो गया और अभी उस टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया, तो फिर आप ये एंट्री पास करोगे एक्रूड रेंट डेबिट टू रेंट, सो दैट वो रेंट भी हमारे पीएल में चला जाए। अगर ये 1000 रुपीज है, ये भी पीएल में जाएगा, चाहे रिसीव नहीं भी हुआ हो तब भी जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स योर इनकम। बिकॉज वो पर्सन आपका रूम, आपका घर, आपकी बिल्डिंग यूज कर चुका है, तो ऑब्वियसली ही हैज टू पे रेंट। ये आपकी इनकम बन चुका, वो दे बाद में या अभी, इन दोनों बातों से रेंट रिसीव्ड अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर देगा तो कैश डेबिट, नहीं देगा तो एक्रूड रेंट डेबिट। डेट इज 31 मार्च 2020। वहां जाकर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो रेंट मार्च का है, फेब का है, नवंबर का है, लेकिन ये एंट्री पास ईयर के एंड पे ही होनी है। फुल ईयर चलता रहता है सिस्टम, एंड पे जाके हम हिसाब लगाते हैं कि कितना रेंट अभी नहीं आया। ऑब्वियसली चले आगे, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीवन, और ये हम लास्ट लेवल पे आ गए हैं जर्नल चैप्टर के। लिखो, टॉपिक लिखो, परचेज ऑफ एन एसेट, परचेज ऑफ एन एसेट and expenses on that. And expenses on purchase. इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग क्या बना बेटा? लिख लिया हेडिंग सबने? यस सर। जैसे हमने कोई एसी खरीदा और फिर एसी को ठीक करवाना पड़ा तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग गया। हाँ, किस चीज का? ठीक करना हुआ, जैसे सर्विसिंग वगैरह कुछ नहीं थी। आपने कौन सी एसेट परचेज की है? व्हाट वाज योर एग्जांपल? सर एयर कंडीशनर। वेरी गुड। आपने अगर एक एसी परचेज किया बेटा, एयर कंडीशनर परचेज किया आपने एक, और एसी परचेज करने के बाद क्या हम लाइक के कूलर उसको प्लग इन कर देते हैं घर में लाके? ऐसा तो नहीं है। इट रिक्वायर्स व्हाट? एसी को लाने के बाद उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? इंस्टॉलेशन। Yes, installation. It needs installation, some electric fitting, then carpenter work is also there, electrician work is also there. ये सब चीजें इंस्टॉलेशन का पार्ट है। तो जब एक एसी परचेज करते हैं, अभी कंपनी से फंडा क्या बना लिया बेटा? वो आपको बोलते हैं कि सर एसी प्लस स्टेबलाइजर, है ना, बोलते ना, एसी प्लस स्टेबलाइजर प्लस इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू एसी, एमआरपी ऑफ एसी। बिकॉज आज की डेट में टेंशन किसी को चाहिए? मैंने बोलना है सर मुझे मेरे घर में बस एक एसी लगा दो, बस बात खत्म। कितने रुपए लोगे? वो आपको एक प्राइस कोड करते हैं। जैसे मैंने बात की एक बार, मुझे एक स्प्लिट एसी लगाना था अपने रूम के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके लिए चार्जेस 35,000 है। एंड देन मैंने क्या पूछा होगा ऑब्वियसली कि सर 35,000 इंक्लूड्स व्हाट? वो कहते हैं सर सब कुछ। सब कुछ बोले तो एसी, स्टेबलाइजर, इंस्टॉलेशन के अंदर जो वो कॉपर पाइप है, वो भी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान लगेगा, बट सब कुछ हमारी टेंशन है। आप 35,000 दे जाओ बस, आपके घर पे एसी आपको मिलेगा वर्किंग कंडीशन में, चलता हुआ, आपकी टेंशन नहीं है। तो क्या ये सब बातें कूलर के टाइम भी होती है? व्हेन वी परचेज एनी कूलर, क्या कूलर की इंस्टॉलेशन करने आते हैं कोई? नोबडी इज देयर। कूलर का क्या बेटा, कहीं भी रखो, प्लग इन करो, चल पड़ा। वो एसी थोड़ी ना है कि उसको प्रॉपर फिटिंग की जरूरत होगी, ठीक है? तो उसमें इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती। विंडो में लगाना है तो शायद कारपेंटर आपसे 500 रुपीज लेगा, वो इंस्टॉलेशन की नीड है। तो ये डिपेंड करता है समटाइम्स। whenever you purchase an asset, आपने जो एग्जांपल बोली मैं उसी पे समझा रहा हूं आपको। whenever you are going to purchase an asset, तो उस टाइम आप उस पे एक्सपेंसेस भी करते हो।
अब क्वेश्चन ये है, मैं बहुत बड़ी सी एग्जांपल और दूंगा आपको, इसके ऊपर आप समझ जाओगे। क्वेश्चन ये है कि जब हम एक उस एसी को डेबिट करेंगे, कितने का डेबिट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एसी था बेटा 30,500 का, उसका स्टेबलाइजर था 2,500 का, और इंस्टॉलेशन थी 2,000 की। कुछ ऐसे होता है ना प्राइजेस। तो आपको एक नॉर्मल 1.5 टन का एसी या 1 टन का एसी 30,500 में मिल रहा है। 2,500 का स्टेबलाइजर लगेगा साथ में, और 2,000 की इंस्टॉलेशन, एंड दैट बिकम्स 35,000 इक्वल टू एसी इन वर्किंग कंडीशन। 35,000 एसी का प्राइस नहीं है, 35,000 एसी को वर्किंग कंडीशन में डालने का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। जब आप एसी को ऑन ऑफ करोगे और वो चल पड़ेगा, वहां तक का खर्चा है। अब आप एंट्री क्या पास करोगे, आप किन किन रीजंस को डेबिट करोगे, टेल मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल लाइफ में भी हम यूज करते हैं इसको। आप एसी को कितने से डेबिट करोगे, इतना कैसे होगा? 30,500 30,500 और बाकी चीजों को डेबिट नहीं करोगे, पे तो आप उसके लिए भी कर रहे हो। कैश तो देखो, आपकी पॉकेट से कैश तो 35,000 जा रहा है, तो हाउ इट विल बी जस्टिफाइड ना, कि जब आपकी पॉकेट से जा रहा है 35,000, जब मैं घर आके देखूंगा तो मेरे पास 35,000 कम होगा पॉकेट में। बैंक में से पे कर रहे हो सकता है आप चेक इशू कर दो, या बोलो कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, आप गूगल पे कर दो, वट एवर, आप पे तो करके आओगे ना, कैसे करोगे। या यू कैन से क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे सर, हम डेबिट कार्ड यूज करेंगे, वो सब बैंक ही होता है। टू कैश या टू बैंक, दो ही चीजें हैं। अब डेबिट क्या करोगे, अगर आप एसी को डेबिट करोगे तो वो तो डेबिट होगा 30,500 से, फिर वो किसको डेबिट करोगे, और रीजंस क्या है, installation charges, और debit, और stabilizer, account debit, तो स्टेबलाइजर के स्पेलिंग होते हैं ए सी, इंस्टॉलेशन स्पेलिंग होते हैं ए सी, मीन्स ए सी है बेटा वो। नो नीड टू राइट स्टेबलाइजर इंस्टॉलेशन। आप ये सब नहीं करोगे, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा था मैं। आप बोलोगे कि सर एसी 35,000 का है, तो एक रूल सीख ली बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और जनरल लाइफ में काम आता है। आप बोलते हो एसी हमें कितने का पड़ा, ये लैंग्वेज होती है हमारी। जब हम घर में एसी लगाते हैं तो कोई भी आपसे पूछता है कि कितने का पड़ गया एसी, हमें कितना खर्च हुआ टोटल हमारा। ये घर में आमतौर पे बात होती है जब कोई कारपेंटर वर्क चलता है, कोई इलेक्ट्रीशियन वर्क चलता है, या हम कोई घर बनाते हैं, तो हम लिखते हैं हर चीज। बाद में हम क्या बोलते हैं कि घर इतने का पड़ गया हमें। एक आम लैंग्वेज है बेटा हमारी घर में कि कितने का पड़ा ये हमें, कितना लग गया, हमारा टोटल खर्च कितना हुआ, एक एसी लगवाने पे कितना खर्च हो गया। क्योंकि हम किसको दे रहे हैं बेटा, हम पहले तो शॉपकीपर को दे रहे हैं, किसी डीलर को दे रहे हैं, फिर वहां से रिक्शा वाला आपके घर पे 400 रुपीज ले रहा है, उसको दे रहे हैं, फिर एक इलेक्ट्रीशियन आके आपसे इंस्टॉलेशन के पैसे ले रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम बोलते हैं 35,000 रुपीज में एसी हमारे रूम में लग गया, बढ़िया मजा आ गया, ऐसा होता है ना। दैट इज कॉल्ड एसेट। एसेट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट्स कॉस्ट ऑफ परचेज। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस इसको म्यूट करिए मोबाइल को। कॉस्ट ऑफ परचेज इसका फेयर, फ्रेट, उसको लाने का जो भी रिक्शा पे किराया होता है, प्लस इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हम किसी भी एसेट को उसकी टोटल कॉस्ट से डेबिट करेंगे। बट हो सकता है अभी इतना समझ नहीं आया हो आपको। मैं सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आती होगी। कभी कोई घर बनते हुए देखा है, या मे भी शायद आपका घर बना हो कभी। जब घर बनता है तो घर बन जाने के बाद जब कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द क्वेश्चन। जब एक नया घर बनाते हो आप और आप दिखाते हो किसी को कि देखो हमने ये नया घर बनाया है। घर बनाने के बाद हमें शौक होता है ना दिखाने का, ये चीज कि देखो हमने ये नया घर बनाया है, हम सबको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है सामने वाले का, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है बताइए, कितने का पड़ गया। यस दैट इज अ लैंग्वेज। कितने का पड़ गया, कितने का बना,
है ना। मेरे कजन ने एक प्लॉट परचेज किया है पंजाब में, तो मैं उससे एक ही चीज पूछता हूँ कितने का पड़ गया प्लॉट। वो मेरे को पता क्या बोलता है कि भैया मुझे पड़ गया ये 45 लाख का। अब उसमें सब कुछ डाल के वो बोल रहा है, वो मुझे थोड़ी डिटेल बताने बैठेगा कि प्लॉट इतने का था, फिर हमने डीलर को पैसे दिए ब्रोकरेज, फिर हमने वहां जाके रजिस्ट्री करवाई अपने नाम पे, वहां हमने इतने इतने पैसे। मेरा क्या इंटरेस्ट है अभी, मेरे को क्यों बता रहे हो। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको प्लॉट कितने का पड़ा। फिर वो अब उस प्लॉट पे घर बनाने जा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा उससे कि आपका घर कितने का पड़ गया, वो बोलेगा 1 करोड़ का हो गया, है कि नहीं। अब जब मैं उसे पूछूंगा कि आपका घर कितने का बना, तो क्या वो मुझे बताएगा कि मार्बल कितने का आया, वुड कितने की आई, ब्रिक्स कितने की, सीमेंट कितने की, लेबर कितने की। नहीं। बहुत कुछ है। एक घर का मतलब बेटा दुनिया भर की चीजें। अगर उस घर को तोड़ के आप अपनी स्ट्रीट में रख दो ना, तो आपकी स्ट्रीट भर जाएगी, इतना कुछ उस घर के अंदर है। तो घर बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ है। तो दैट्स वाई आप किसी को ये नहीं बताते कि वुड कितने की लगी, इलेक्ट्रिक फिटिंग कितनी हुई। घर का मीनिंग घर, सीमेंट, ब्रिक, वुड, मार्बल, ग्रेनाइट, सब कुछ है उसके अंदर, ग्लास। आप घर में रहते हो, आपको पता ही है आपके घर में क्या क्या है। सबका मीनिंग है टोटल करके। घर 1 करोड़, घर बोले तो 1 करोड़ बस। दैट इज कॉल्ड हाउस डेबिट, हाउस कंस्ट्रक्शन डेबिट। अभी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है मान लो, तो मैं उसको लिखता रहूंगा कितना पैसा खर्च हो गया। 30 रुपीज भी लिख रहा हूँ, 3000 भी, 30,000 भी, 3 लाख भी। फिर उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करके एक एंट्री पास कर देंगे कि एक फ्लोर बनाने में हमारे 10 लाख खर्च हुए, या 2 फ्लोर बनाने में हमारे 20 लाख खर्च हुए। जबकि उसके अंदर तो बहुत कुछ है, वो सब डेबिट नहीं होगा। पेंटिंग डेबिट, पेंटर डेबिट, ये सब कुछ नहीं होने वाला। वी विल डेबिट हाउस कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, या इससे भी बेटर वर्ड क्या है, बिल्डिंग डेबिट बस। हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस को क्या बोलते हैं, Building. बिल्डिंग। सेकंड एग्जांपल बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे कारपेंटर वर्क चला हो, उन्होंने आपके घर में कोई फर्नीचर बनाया हो, कोई बेड या कोई भी डाइनिंग टेबल या कुछ और। तो जब डाइनिंग टेबल बन जाता है तो क्या हिसाब लगता है, क्या बोला जाता है, फर्नीचर कितने का बना बस। जब हमारे घर का फर्नीचर बना था तो उसमें बहुत कुछ आया था, एवरीथिंग, है ना, सनमाइका, फेविकोल, वुड, एवरीथिंग आता रहता है, चलता रहता है काम मान लो कोई। लेकिन जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि बेड कितने का बना बस। बेड कितने का बना, तो आंसर आता है बेड बनाने में खर्च हो गए 30,000। अब वहां थोड़ी बात हो रही है कि वुड पे या पॉलिश पे या सनमाइका पे या नेल्स पे या फेविकोल पे, ये बात नहीं होती। बात आती है सिंपल फर्नीचर की, फर्नीचर कितने का बना। तो फॉर एवर के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा, फॉर एवर आप जब भी अकाउंट्स में जाओगे आपके पास ये हेडिंग आएगा किसी भी क्लास में, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज एन एसेट, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन दीज एसेट्स, ऑन construction, on making, on fabrication, anything you pay, that all will be debited and one total is there and we will make entry from this that total only. Furniture account debit. कभी भी नहीं बोलना AC डेबिट, इंस्टॉलेशन डेबिट, सिंपल बोलो AC डेबिट। चलता हुआ AC कितने का पड़ा आपको, 35,000 का बस, वो सब उसका पार्ट है। याद है आप तो 3 एग्जाम्पल दे दिए, अब कैसे भूलोगे, फिर भी आपका दिमाग है, भूल भी सकते हो। हाउस, एसी, फर्नीचर। जब भी हम कुछ बनाते हैं हम एक एसेट का नाम ढूंढते हैं। तो सोफा, डाइनिंग टेबल का नाम क्या होगा, फर्नीचर। घर का नाम क्या होगा, बिल्डिंग। और स्टेबलाइजर और कॉपर पाइप, गैस और एसी, इन सब का नाम क्या होगा, एयर कंडीशन। वी फाइंड वन नेम ओनली, दैट इज डेबिटेड। तो आज के बाद बेटा जब भी हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आज मेरा एंड हो जाएगा इस चैप्टर को लेके आपके साथ। इसके बाद तो फिर कुछ भी नया मिलेगा, बहुत कुछ है, तो अनलिमिटेड है ये चीजें। अगर हम चलते जाएं तो पूरा साल चलता रहेगा जर्नी, चीजें खत्म नहीं होंगी। जैसे आगे बढ़ेंगे न्यू थिंग्स मिलती रहेंगी। तो जैसे जैसे हम एक्सपेंडिचर्स करते जाएंगे उस एसेट पे, वो एसेट डेबिट होती रहेगी। तो आज के बाद बेटा कभी भी आपको ये मिलता है परचेज्ड एनी एसेट, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन दैट परचेज, दैट विल बी डेबिटेड टू दैट एसेट। अब हम इसकी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है ये। और बेटा आप बुक्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी तक आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा था, बिकॉज मार्केट वॉज क्लोज, अभी मार्केट ओपन है। नेक्स्ट क्लास में बेटा आप सबके पास कल्याणी पब्लिशर्स का बुक होना चाहिए, दैट विल स्टार्ट। सेकंड बुक आप वो परचेज करना जो स्कूल रेकमेंड करेगा। स्कूल में रिकमेंड सेम कल्याणी, या
ज्यादातर स्कूल्स आपको डीके गोयल बुक रेकमेंड करेंगे। दैट इज माय फेवरेट बुक। मेरी फेवरेट बुक तो डीके गोयल ही है, बट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि स्कूल्स में पेपर्स जो होते हैं ना, वो फिर डीके गोयल के बाद जो सेकंड बुक है कल्याणी पब्लिशर्स के, उसमें से वो यूज करना शुरू करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है। वो ग्रंथ है बेटा, ये देखो, ये जैसे रामायण महाभारत नहीं हमारे पास बाइबल है, वैसे ये हमारे अकाउंट्स का ग्रंथ है। इसको कर लिया तो सब हो गया। इसके कंपैरिजन पे दूसरी बुक्स भी हमारे पास डीके गोयल। अगर किसी को बेसिक सीखने हो तो बेटा वन ऑफ द मोस्ट, जो एक ही बुक रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, डीके गोयल बुक इज देयर। उस बुक के थ्रू बेसिक्स बहुत अच्छे से आते हैं। वो काम तो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ ना, आपको सिखाने का। उसमें अगर आप जाओगे इलस्ट्रेशंस को देखोगे, एक एक इलस्ट्रेशन में एक एक बेसिक को कवर किया जाता है। और दूसरा, जितनी इलस्ट्रेशन है उतने ही अनसोल्ड है सेम सीक्वेंस में। अगर फिफ्थ इलस्ट्रेशन है तो उसका फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास। तो इट मीन्स बेसिक से भी ठीक है, बट स्कूल्स में क्या ना, थोड़ा एडवांस पेपर जब बनता है तो वो कल्याणी पब्लिशर्स की बुक्स यूज करते हैं। तो अगर किसी के लिए बुक्स नॉलेज है और वो उसको इंपॉर्टेंस देता है, आप दोनों भी परचेज कर सकते हो। डजंट मैटर बेटा, दो दो बुक्स भी हो सकती हैं आपके पास। सिर्फ अकाउंट्स के लिए जरूरत है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जरूरत नहीं इतनी, दो दो बुक्स की। यू कैन परचेज डीके गोयल ऑल्सो। वो आपको इलस्ट्रेशन डीके गोयल में से करिए स्टार्ट, और अनसोल्ड करो कल्याणी में से, तो आपकी स्कूल बुक भी कवर हो जाएगी क्योंकि स्कूल में इन दोनों में से एक बुक होगी आपके पास। थर्ड बुक एक और है हमारे पास ट्राई सिटी में, टीएस ग्रेवाल। ये बहुत कम चलती है प्लस 1 में, प्लस 2 में बस यही चलती है। प्लस 2 में ऑल ओवर इंडिया में एक ही बुक चलती है, टीएस ग्रेवाल। तो प्लस 2 में हम वो करेंगे, लेकिन प्लस 1 में आप इन दोनों में से कोई एक परचेज कर सकते हो। तो अब फाइनली हमें एक तो करनी है, तो फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस रहेगी वी विल डू कल्याणी पब्लिशर बुक। सेकेंडली हम आपकी जो स्कूल की बुक है वो करेंगे। अब आपके स्कूल में डीके गोयल हो या टीएस ग्रेवाल हो, जो भी होगी, सब में सेम क्वेश्चंस गिवन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें गिवन है? कल्याणी पब्लिशर्स की बुक में। तो बेटर है बेटा, जब करनी है एक बुक तो हम वही कर लेते हैं। तो ये डिसीजन होता है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में कल्याणी पब्लिशर्स की बुक सबके पास होगी। ट्राई टू परचेज न्यू मॉडल, बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो परचेज कर लीजिए। सर मैंने पूछा था कल्याणी पब्लिशर्स वाली अभी आई नहीं न्यू एडिशन। बट बेटा मेरी बात हुई थी, चैट हुई थी, वो कहते थे कि यहाँ से इशू हो गई है बुक्स, तो अब आई थिंक चंडीगढ़ नहीं पहुंची या चंडीगढ़ डिपो पे नहीं आई, तो मे बी वेट कर लेते कोई बात नहीं। उस इन दैट केस अगर नहीं मिलती या तब तक मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसका क्वेश्चंस का। सर मैंने दोनों खरीद ली। मिल गई आपको बेटा? ठीक है, गुड। यस सर। कौन कौन सी? सर कल्याणी और डीके गोयल। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। इन दोनों को परचेज भी किया और इसको कंज्यूम भी करना है हमने, ठीक है। अब परचेज करके रखना नहीं है, तो क्या करो गुनीत, आप आज से ही डीके गोयल की इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो, सोल्ड होती है। आपको उसका अनसोल्ड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो इलस्ट्रेशन पार्ट आपको बेसिक वाइज सिखाएगा। अगर आप स्टार्ट करोगे ना जर्न एंट्रीज को, तो इलस्ट्रेशन 1 में क्या होगा, बेसिक एंट्रीज। जैसे मेरी टीचिंग चल रही है, तो मेरी टीचिंग इज जस्ट लाइक फ्रॉम डीके गोयल बुक। तो वैसे वैसे टॉपिक चलेंगे क्योंकि वो बेसिक से बात को स्टार्ट करते हैं और उसको एंड तक ले जाते हैं टॉपिक वाइज। कल्याणी में थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस के लिए गुड है। तो इलस्ट्रेशन डीके की करना शुरू कर दो अगर बुक है आपके पास। मेरे वेट मत करो मेरे कहने की, बस इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग से एंड तक अगर जाओगे तो यू विल फाइंड 27-28 इलस्ट्रेशंस, सारी की सारी तुम आज भी रीड कर सकते हो। फिर हम अनसोल्ड स्टार्ट करेंगे कल्याणी का, तो कोई दिक्कत नहीं। गुनीत के पास न्यू मॉडल है, हम इन्हीं से पीडीएफ इनवाइट कर लेंगे ग्रुप के अंदर नेक्स्ट क्लास में। तब तो ट्राई करो सबको मिल जाए। अब इसका ट्रांजेक्शन लिखो बेटा। नंबर 1 लिखिए, परचेज्ड बिल्डिंग, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख, परचेज बिल्डिंग 2 लाख, पेड ब्रोकरेज। ब्रोकरेज समझते हो? बिल्डिंग परचेज करने पे किसको देते हैं ब्रोकरेज? जो सर प्रॉपर्टी डीलर बेटा, यस, जिनके थ्रू हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, दे आर द ब्रोकर्स। तो मैंने 2 लाख की एक बिल्डिंग परचेज की, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख में बिल्डिंग भी आती नहीं, जस्ट एग्जाम्पल है ये। 2 लाख रुपीज का बिल्डिंग परचेज किया और हमने 30,000 की ब्रोकरेज पे की इसके ऊपर। आपको ब्रोकरेज का परसेंटेज भी दिया हो सकता है, से 1%।
1% का मीनिंग 1%, 1/100 ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 1% कितना होगा? 2000। तो ऐसे मैं 15% ले रहा हूँ। 2 लाख का 15% 30,000। तो परसेंटेज में भी हो सकता है, चल नहीं रहा हूँ। 2 लाख प्लस 30,000 ब्रोकरेज प्लस आगे लिखो लीगल चार्जेस। बिल्डिंग को परचेज करने के बाद आपको क्या पे करने पड़ते हैं? लीगल चार्जेस बेटा। लीगल चार्जेस 20,000। तो लो जी, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की, ब्रोकर को ब्रोकरेज दे दी जिसने वो बिल्डिंग मुझे दिलाई है किसी से, और मैंने लॉ को मींस गवर्नमेंट को 20,000 पे किए हैं कि वो बिल्डिंग मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। ऑलमोस्ट 10% चार्जेस होते हैं जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्ट्रेशन चार्जेस। क्योंकि वो बिल्डिंग आपके नाम पे ट्रांसफर होगी तभी तो आपको फायदा है, और आपके नाम पे ट्रांसफर करने की अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, स्टेट ऑफिस के पास ना। तो आपकी वो बिल्डिंग आपके नाम पे ट्रांसफर होती है 10% पे करके। तो टोटल बिल्डिंग पे कितना खर्च हो गया? टेल मी। 2,50,000. तो बस अब हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 250। आप ये नहीं बोलोगे, मैंने आपको सिखा दिया बेटा अच्छे से, ब्रोकरेज डेबिट, लोड चार्जेस डेबिट, ऐसा नहीं बोलोगे। आपके लिए हर एक्सपेंस का नाम बिल्डिंग है। एसी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, बिल्डिंग का पैसा कैसे दिया आपने? हो सकता है चेक से दिया हो सकता है कैश दिया हो। तो हम दोनों लेते हैं। बिल्डिंग का पेमेंट चेक से हुआ है और बाकी सबका पेमेंट कैश में हुआ है, तो क्या एंट्री बनेगी? कंबाइन एंट्री बनाओगे ना आप यहाँ पे, कंपाउंड एंट्री। बिल्डिंग कितने से डेबिट होगी? कंबाइन कर दो, 2,50,000. बिकॉज दोनों का सिंगल एस्पेक्ट बिल्डिंग है ना। मैंने अगर 2 लाख चेक से पे किया, बिकॉज मोस्टली जो पेमेंट्स होती हैं वो चेक से होती हैं, ऐसे वाली जो बिल्डिंग परचेज करने की पेमेंट्स होती हैं जिसको बोलते हैं व्हाइट मनी। 2 लाख रुपीज की मैंने व्हाइट मनी पे की फ्रॉम चेक बैंक अकाउंट में से, और बाकी का जो एक्सपेंडिचर है आई पेड फ्रॉम माई कैश। बट कोई बात नहीं, ब्रोकरेज और लीगल चार्जेस मैंने कैश दे दिए और बिल्डिंग का पेमेंट मैंने चेक से दे दिया, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। बट यहाँ पे एक नोट है एवरीवन, नोट की बात करते हैं। नोट क्या है? दीज एक्सपेंसेस शुड बी ऑन परचेज ओनली। मैंने हेडिंग क्या दिया है? मैंने हेडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया ओनली, मैंने हेडिंग दिया है एक्सपेंसेस ऑन परचेज। इट मींस परचेज जब हम कर रहे हैं वाइल परचेजिंग या ऑन परचेज जो एक्सपेंस होते हैं, इसका मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूं। आपने एक सेकेंड हैंड कार परचेज की, ऐसा होता है ना कभी? सुना है ये सब? पता है ना ये चीजों का? सेकेंड हैंड कार क्या होती है? Yes, sir. जब हम एक सेकेंड हैंड कार परचेज कर रहे हैं तो से वो कार 2 लाख रुपीज की है। सेकेंड हैंड कार में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती। सबसे पहले कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करके क्या करता है? सीट कवर चेंज कराता है, क्योंकि वो किसी और के यूज किए हुए हैं, मुझे आई डोंट लाइक, मैं अपना नए सीट कवर जलवाऊंगा। असेसरीज होती हैं, म्यूजिक सिस्टम होता है, तो ये सब मैं खर्च करता हूँ। सेकेंड हैंड कार का भी तो हमें अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है ना अपने लिए। तो अब बेचने वाले ने तो उसको ऐसे रखा हुआ था, पर मैंने तो उसको अब चलाना है उस कार को, तो मुझे उसके टायर भी चेंज करवाने हैं। तो जब मैं एक सेकेंड हैंड कार परचेज करता हूँ तो मैं अगर उसकी पहले सर्विस करवा लूँ, जो कार की सर्विस होती है प्रॉपर वाली, प्लस उसमें टायर नहीं डलवा लूँ, सीट कवर्स नहीं डलवा लूँ, कार की असेसरीज डलवा लूँ जो भी अच्छी लगे कार बढ़िया, और प्लस डेंटिंग पेंटिंग करवा लूँ उसके ऊपर, तो कार नहीं बन जाएगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कार काफी पुरानी परचेज करते हैं, अच्छी कंडीशन की होती है, मीन इंजन इज गुड। अगर कार का इंजन बढ़िया नहीं बेटा, फिर तो कार परचेज करने का फायदा नहीं, क्योंकि इंजन एक ऐसी चीज है जिसे तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, सीट कवर, टायर, ये सब चलता रहता है, ये कंज्यूमेबल्स है ना। तो अगर मैं सेकंड हैंड कार परचेज कर रहा हूँ, वो सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो फिर मेरा फ्रेंड क्या पूछेगा? वही सेम क्वेश्चन। हम सबका नेचर एक ही है। जब वो कार लेके मैं फ्रेंड के घर जाऊंगा तो बोलेगा कितने की पड़ी, हमेशा एक ही लैंग्वेज होगी, कितने की पड़ी आपको कार ये? मैं बोला 3 लाख की। मैं थोड़ी उसको डिटेल बताऊंगा टायर कितने के हैं। लेकिन कार परचेज करने के 1 मंथ के बाद, क्योंकि सेकेंड हैंड कार है, खराब होगी कार, तो जब खराब हो जाएगी तो हम क्या करवाएंगे उसकी? Repairing. तो क्या रिपेयरिंग डेबिट होगा या तब भी कार डेबिट होगा?
Repairing. तो हम एज्यूम करते हैं कि 10,000 की रिपेयर करवाई बाद में, लेटर ऑन आफ्टर 1 मंथ, और जब कार परचेज की तब भी मैंने रिपेयर करवाई ना, उसकी सर्विस भी रिपेयर का पार्ट है, तब भी मैंने रिपेयर करवाई, लेकिन तब जो रिपेयर करवाई उसका नाम एक ही है, कार डेबिट। तो आई विल मेक 2 एंट्रीज हियर, कार डेबिट जिस दिन कार परचेज की 3 लाख, टू समथिंग, टू कैश, टू बैंक, है ना, जो भी चलेगा, जो भी होगा वो लिख देना। अब वो आपके लिए इम्प्लाइड है कि आपको जो लिखा होगा वो लिख दोगे। लेकिन जब मैं उस कार की रिपेयर कर पाऊंगा आफ्टर 1 मंथ, क्या बेटा, आफ्टर 1 डे इवन, आफ्टर 1 आवर इवन, जब मैं उस कार की रिपेयर करवाऊंगा, एक बार कार रनिंग कंडीशन में आ गई, उसके बाद जब वो चलेगी, चलते हुए खराब होगी अगर, तो उसको लिखेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तो इस हेडिंग को बोलते हैं एक्सपेंसेस वर्सेस एसेट्स। जब हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, ऑन परचेजिंग अगर आप कोई खर्च कर रहे हो तो वो कार में प्लस होगा, लेकिन कार के चलने के बाद एक बार कार खराब होती है तो रिपेयर डेबिट। क्लियर एवरीवन? बाकी डिटेल में तो अभी प्रैक्टिस पेंडिंग है हमारी। तो 10 लेक्चर्स बेटा आपके इंट्रो एंड जर्नल के ऊपर थे मेरी तरफ से। आप चाहे एज ए डेमो क्लासेस समझ लीजिए या इसको आप एज ए इंट्रो ले लो। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए चैप्टर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, बट अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और, बिकॉज जैसे जब इस चैप्टर को बुक से करोगे तो और इंटरेस्ट क्रिएट होगा इसमें। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स हो रहे हैं बेटा, जो अभी मैंने ऊपर टॉपिक कराया था ना उसमें ऐड करने रह गए थे मैं वो ऐड करता हूँ, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक था, वो वापस डेप्रिसिएशन के टॉपिक में आ रहा हूँ मैं एवरीवन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये मशीन 1 जुलाई को परचेज की है तो क्या डिफरेंस होगा? व्हाट डज इट मीन? क्या मीनिंग होगा बेटा इसका? अगर मशीन को हमने 1 जुलाई को परचेज किया है तो कहाँ डिफरेंस आएगा? एंट्री तो वही रहेगी सर डेट में शायद से। हाँ, डेट में तो डिफरेंस है, उसका सर क्या इफेक्ट है? डेप्रिसिएशन की वैल्यू में, यस, वेरी Cause- गुड। डेप्रिसिएशन की अमाउंट में दिया, यस। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम? क्या मंथ्स काउंट करने आते हैं हमें? क्या मंथ्स काउंट करने आते हैं हमें? जुलाई, यस सर। हाँ करो फिर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा हम डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का लगाएंगे एंड दैट विल बी 7500। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो अपने माइंड में ये चीज रख लेना, जरूरी नहीं कि मशीन 1 अप्रैल को परचेज होगी, ये तो कोई जरूरी नहीं। ये थोड़ी कि हर शॉपिंग में 1 अप्रैल को करता हूँ। आई कैन परचेज मशीन ऑन एनी डे, ऑन एनी डे। तो वहां से मार्च तक, क्योंकि स्पेशल एंट्रीज का मीनिंग है विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ ईयर, तो डेप्रिसिएशन भी बेटा उनमें से एक है। देखो आज जो मैंने एंट्रीज कराई ना आपको, आज मैंने स्पेशल एंट्रीज का सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया है। ओपनिंग एंट्री स्पेशल एंट्री है, ईयर के स्टार्टिंग में पास होती है या ईयर के एंड पे यू कैन से, और उस ओपनिंग एंट्री को पास करने से पहले डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन भी स्पेशल एंट्री का पार्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं, एक्रूड इनकम भी है, ये सब के सब ईयर के एंड पे होते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि रेट इज पर एनम। पर एनम समझते हो ना, 1 साल का, एनुअल। तो जब हम किसी भी अमाउंट के साथ 10% को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1 साल का, 1 ईयर का। तो अगर मशीन हमने 1 जुलाई को परचेज की है तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स। तो अगर मैं इसको नवंबर में परचेज करूं, से 1 नवंबर को, से मैंने एक मशीन बेटा 1 नवंबर को परचेज की, तो नवंबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स। इट्स माई चॉइस ना। कई लोग क्या होते हैं, अपनी बर्थडे डेट पे परचेज करते हैं कोई गाड़ी, सबके अपने अपने फंडे हैं। कई लोग पंडित जी को पूछते हैं कि कौन सी डेट बढ़िया थी, फिर पंडित जी बोलते हैं May 27 इज अ वेरी गुड डेट। तो लोग, फिर पब्लिक क्या करती है, गाड़ी बुक कराती है उस हिसाब से कि May 27 को हमें गाड़ी मिल जाए, हम उस गाड़ी को, ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम है ना बेटा। जो बड़ी चीजें हैं, घर हुआ, गाड़ी हुई, जब हम ये चीजें परचेज करते हैं ना तो हम एक अच्छी डेट निकालते हैं पहले कि किस डेट को हमें वो गाड़ी परचेज करनी है। कुछ लोग जो मानते हैं, जो नहीं मानते वो भी रैंडमली कोई ना कोई डेट तो होगी, मैं जाऊंगा और परचेज करूंगा, तो भी वो 26 में होगी।
तो इस तरह से हम किसी भी डेट को परचेज कर सकते हैं। अगर मैंने गाड़ी मई 26 को परचेज की तो भी मई 26 से लेकर 31 मार्च तक अब आंसर मंथ्स में नहीं आएगा, अब डेज में आंसर आएगा। तो वो डेज आपका सिलेबस नहीं है। अदरवाइज हम डेज भी गिन सकते हैं, जैसे मई के 5 डेज रह गए, बोलते हैं ना मई मंथ में कितने डेज रह गए, नेक्स्ट डे से गिनना शुरू करते हैं हम 27, 28, 29, 30, 31, 5 डेज मई के, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, ऐसे करते करते हम डेज ऐड कर लेंगे। फिर कैसे निकालेंगे डेज में, कैसे निकालेंगे, 1 लाख की मशीन Upon परचेज की, 365. वेरी गुड, अपॉन 365, क्योंकि अपॉन जब हम 12 करते हैं तो वो मंथली के हिसाब से होता है, 1 मंथ का निकाल रहे हैं मंथ्स के हिसाब से। जब ईयर के अंदर डेज की बात आएगी तो 365 डेज होंगे। तो 1 लाख का रेट तो वही रहेगा ना 10% पर एनम, वो पर एनम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इनटू डेज वो जितने बनेंगे से 235 डेज बन गए अपॉन 365 डेज। बट ये आपका सिलेबस नहीं है बिकॉज कैलकुलेटर पे पॉसिबल होगा ये, अब तो कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं। दैट्स वो हमेशा बोलेगा फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, किसी भी डेट मंथ का फर्स्ट होगा, मिड होगा या लास्ट होगा। 15th में हो सकता है, 31st में हो सकता है या 1st में हो सकता है। तो ये एक पॉइंट रहेगा था आपके साथ डिस्कस करना। और एक और पॉइंट रहेगा था इन बिटवीन, वो था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी स्पेशल एंट्रीज का पार्ट है बेटा, बट अभी टाइम ओवर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। तो यहां से याद रखना, राइट डाउन एवरीवन ऑन योर नोटबुक्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे एक बार याद करवाओगे, एक बार रिमाइंड करवा देना कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे याद रहेगा मुझे। तो ये क्या होगा, जैसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे तो 31 मार्च को कुछ एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किए होते हैं जो इस ईयर के नहीं होते। जैसे while +1 इफ यू पे योर फीस इन एक्सेस, अगर मेरी फीस है 30,000 +1 की और आप पे करते हो 32, तो 2,000 रुपीज फीस क्या होगी आपकी एडवांस। तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। तो कई बार हम कोई एक्सपेंस पे नहीं करते, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो कोई एक्सपेंस हम ज्यादा पे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस। मैंने मार्च का रेंट पे नहीं किया अभी, वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय को अप्रैल मंथ की सैलरी एडवांस में दे दी, उसको चाहिए थी, उसके घर में फंक्शन था, तो मैंने उसको अप्रैल की सैलरी एडवांस में दे दी मार्च के अंदर ही, वो एडवांस हो गया। तो एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। तो इस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, क्लास ओवर कर रहे हैं, इट्स टू लेट। थैंक यू सर। ओके वेलकम। Thank you, sir. ओके वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। बुक्स अरेंज कर लीजिए सब लोग।